मैं यंग कैप्टन था और मेरी मैरिज हो गई थी। मेरे पेरेंट्स गांव में थे, फादर रिटायर्ड थे। और मुझे याद है कि मैं आया हुआ था, तो मैं रात को ससुराल में रुका था। मेरे पास मोटरसाइकिल थी जी। और मैं आया और मेरी वाइफ अपने घर में ही थी। मैं आया तो शायद फौज ने ये चीज़ दिखाई थी। हमने बोला यार थोड़ा हटो जरा, क्या है? तो देखा तो वो लड़के पूरा जहाँ पे पैर रखते हैं रिक्शे में, पूरा खून ही खून था। अच्छा। पता नहीं क्या ब्लीडिंग थी, क्या था। और वो लोग पकड़े हुए बेसहाय माँ बाप। गोरखा के साथ आप रहे हैं, गोरखा रेजिमेंट की क्या खासियत है? एक कहावत है मानेक शाह की, एक बड़ी फेमस सी कहावत जी। है, सैम मानेक शाह। वो भी गोरखास के थे, हमारी रेजिमेंट के थे। जी। तो उनका एक लिखा है, मतलब कि अगर कोई बोलता है सिपाही कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है और या तो वो गोरखा है। अब प्रॉब्लम क्या आती है ना इनके, कि ऐसी जगहों पे हम लोग कहते हैं, हम जो लड़ाई करते हैं ना, वन हैंड टाइड बिहाइंड, हम एक हाथ से लड़ाई करते हैं। और आपको एक और बताए, हम लोग कैसे, जैसे लीडर की बात होती है ना, हमारे साथ में एक डॉग हैंडलर था। अच्छा। ट्रैकर डॉग्स होते हैं जो आपको स्मेल कर लेते हैं। जी। तो वो हमारे साथ था, तो मैंने उसको डॉग हैंडलर को बुलाया। मैंने उसकी बुलाया, मैं कहा यार बिल्कुल फ्रेश है, इनके नो स्मेल कराओ, इनको बैग को स्मेल करके ना, डॉग क्या होता है सीधे उस आदमी के पास ले जाए कि जिसकी स्मेल है वो। तो मैगजीन जब मैंने निकालने के लिए अपना हाथ डाला यहाँ पे, तब दिखाई दिया कि ये सारा ना गीला था यहाँ पे। तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये ब्लड था। और वो मैगजीन पे एक्चुअली बुलेट्स ने मेरी मैगजीन पे लगी थी। अच्छा। बस्ट। नमस्कार, द एम.के. राय शो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए ब्रिगेडियर जयंत तिवारी सर स्टूडियो में मौजूद हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर। सर, आप एक ग्रामीण बैकग्राउंड से आते हैं, गांव के बिल्कुल बैकग्राउंड से आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद जो है अपने बाद में जाकर जो है आर्मी ज्वाइन की। तो मिलिट्री में जाने का इरादा कहाँ से आया? ऐसा ग्रामीण बैकग्राउंड का मतलब ये है कि हमारे रूट्स जो हैं गांव से ही हैं। जी। ज़्यादातर लोगों के रूट्स एक्चुअली गांव से हैं अगर सोचा जाए तो, लेकिन हम आज भी कनेक्टेड हैं। तो मैं इस तरह से कहूँ, मेरे फादर खुद भी आर्मी में ऑफिसर थे, आज की तारीख में वो नहीं है। तो उनके साथ में हम लोग घूमते फिरते रहे जहाँ जहाँ उनका ट्रांसफ़र होता रहा। और शायद चूँकि कैंटोनमेंट में रहे, और एक शायद अंदर से हम लोग की, हर एक इंसान की एक फ़ील होती है। और आज के टाइम में जब मैं इस डोमेन में भी हूँ और मैं आई कैन पीछे की ज़िंदगी जाके देखता हूँ, तो लगता है कि ये शायद उस तरह की विचारधारा थी कि कुछ करने की, मतलब सर्व करने की लोगों को, या अपने से हट के कुछ होने की। तो शायद ये एक फादर के साथ में रहना, आर्मी का एनवायरनमेंट देखना, जोश का देखना, डिसिप्लिन का देखना, पॉजिटिविटी का आई थिंक देखना, शायद ये बातें हम उस दिन में पहले नहीं बोल सकते, बट ये चीज़ें आज मैं देख सकता हूँ। और गांव से लिंक होना और फौज में जाने का भी एक तात्पर्य है, क्योंकि वहाँ पे लोग हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं, आई थिंक सिंसियर बहुत होते थे, ऑनेस्ट बहुत होते थे, जी। और एक दूसरे की मदद ज़रूर होती थी गांव में। ये मैंने देखा था। फादर हमारे थे, लेकिन हम लोग हमेशा 2 महीने की छुट्टियां होती थी उन दिनों, गर्मियों में हम लोग पूरी 2 महीने की छुट्टियां रहते थे गांव में। और हाँ, पूरा फुल फ्लेज्ड रहते थे। तो वो जो प्यार जो डेवलप हुआ, वो डिसिप्लिन शायद रहा। फादर की चीज़ें देखी, फादर मेरे 71 वॉर में थे बांग्लादेश में। अच्छा। तो उससे रिलेटेड कुछ एक स्टोरीज थी कि सब लोग आगे, हम लोग छोटे होते थे। और मुझे याद है बचपन में हम छोटे थे, पता नहीं शायद आई थिंक 8-9 साल का हो रहा हूँगा, जी। और हमें नहीं पता था कि लड़ाई लगी कि नहीं लड़ी है। जी। उस टाइम में क्या था, मुझे ये याद है कि वो आज के टाइम में याद है कि लोग बोलते थे कि अब अंधेरा करो, कोई हवाई जहाज जाएगा, क्या जाएगा। बच्चे थे हम लोग, कुछ नहीं। लेकिन मुझे एक वारदात जरूर याद है कि मैंने एक दिन, हम लोग खेलते रहते थे, तो मैंने अपनी माँ से, अम्मा से बोलता था मैं, अम्मा को पूछा कि पिताजी कहाँ हैं। मतलब ऑफकोर्स गैप होते थे हम लोग को, कि बहुत सेपरेटेड लाइफ रहती थी। तो उसमें और मैं रोने लगा था, मुझे बिल्कुल डिस्टिंक्टली याद है कि भाई पिताजी कहाँ हैं। अच्छा। मतलब याद सी आई होगी शायद बच्चे की। तो मुझे वो एक्चुअली ये स्टोरी लाइन इसलिए मैं कनेक्ट करके बताना चाहता था कि ये कैसे चीज़ें हुई। जी। तो माँ ने जैसा होगा, उन्होंने मुझे पुचकारा होगा कि हाँ आ जाएंगे, जो होगा। लेकिन वो एक फ़ौजी की वाइफ थी, उनको शायद पता होगा कि अब लड़ाई लगी है, कहाँ होंगे, कुछ नहीं पता था। आज उन दिनों मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, कम्युनिकेशन नहीं होता था, कौन कहाँ है क्या पता चलता। ये बात आई गई होगी उसके करीब 1971 में। 71 की बात है। जी। और मुझे याद है कि एक कुछ दिनों के बाद से शाम के 4-4:30 बजे का टाइम होगा, एक हमारे घर के सामने एक दीवार थी और हम लोग खेल रहे थे। सडनली हमने देखा कि पिताजी आते हुए। अच्छा। एक वो इंसिडेंट था। फ्रेम चेंज होता है और करीब 25-30 साल के बाद से हम बड़े हो जाते हैं, हम भी आर्मी में चले जाते हैं। जी। और उसके बाद से होती है, मैं गोरखा राइफल्स में हूँ,
कॉम्बैट आर्म जिसे बोलते हैं, फाइटिंग आर्म्स हैं। जी तो हम लोग के भी रोल्स होते हैं अपना, इंसर्जेंसी में, मिलिटेंसी में, कहीं यहाँ एनकाउंटर, कहीं वहाँ एनकाउंटर, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। दिस इज़ पार्ट ऑफ द जॉब। तो उसके बाद से मुझे याद है कि 96 में ऐसा एनकाउंटर हुआ जिसमें मेरे को इंजरी हुई थी, काफ़ी चोट लगी थी। अच्छा। और उसके बाद से, उस चोट लगने के बाद से फिर मैं चोट में ही था, और मेरी वाइफ थी, मेरे पेरेंट्स गांव में थे। तो मैं जब घर आया था तो मेरे नेचुरली मदर थी, उन्होंने बेटे को पकड़ा और रोने लग गई। नाउ द सीन वॉज टोटली डिफरेंट। आज माँ रो रही थी जी उस फौजी को पकड़ के, और उस वक्त ये बातें नहीं है। बाद में मैं ख्याल किया कि, और मैं अम्मा को बोल रहा था कि अम्मा ठीक है, तो बोलती यार कि तेरे को ख्याल नहीं कि हम लोग भी हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं। मेरे को ये चीज़ें ना दोनों कंबाइन हुई कि एक वो दौर था जब मैं दौड़ता था कि पिताजी कहाँ हैं, और माँ चुपचाप कराती थी। जी और एक वो दौर था जब हमारी थी, मैं एक एविएशन में पायलट बनने के लिए भी जाना चाहता था। अच्छा। मेरी माँ ने मना कर दिया, मैं नहीं गया। कहती कि नहीं तुम मैं स्काई डाइविंग करने चाहता था, मैं अपनी मर्जी से पैरा जंप्स वगैरह किए। अच्छा। तो उसके बाद से मैं स्काई डाइविंग जाना चाहता था। उस टाइम मैं मैरिड नहीं था, तो उस टाइम एक फॉर्म साइन करना पड़ता है आपके नेक्स्ट ऑफ किन का। तो मदर ने साइन करना था, तो मदर ने मना कर दिया कि यार तुम ज़रूरत से ज़्यादा मेरी लिबर्टी ले रहे जो हो, consent आई विल वाली- नॉट साइन इट। तो हमने कहा ठीक है अम्मा, आपको इतनी क्या परेशानी, नहीं करेंगे यार। तो एक क्या दौर होता है कि शायद इस तरह की फीलिंग्स रही हैं इंडिविजुअल में। ये कहना है कि मैं देशभक्त रहा और वो कहा, मैं उन शब्दों को नहीं डालना चाहता हूँ। लेकिन शायद ये भाव कहीं ना कहीं से हर इंसान में होता है इस तरह की। जी देशभक्ति की बात बोलनी उस तरह की, मेरे ख्याल से बहुत अलग बात हो जाती है। ये भावना कहीं ना कहीं से एक एक्युमुलेटिव फॉर्म होता है इसका, डिसिप्लिन होता है। हम लोग मैं चूँकि इस डोमेन में आ गया हूँ, और मुझसे लोग पूछते थे कभी कभार कि सर एक बात बताइए, कहीं बड़ौदा में कोई ऐसी रिकॉर्डिंग हो रही थी कभी, कि सर एक गांव का एक मान लीजिए सिपाही आता है, भर्ती होता है, और रात भर में वो चेंज हो जाता है, और वो शहादत करने लग जाता है अपनी, वो ये कर जाता है, वो कर जाता है, बहादुरी करता है। आप लोग क्या करते हो उसको? एक्चुअली उनका शब्द था कि आप लोग ऐसी कौन सी घुट्टी पिलाते हो यार। मैं कहा यार ये सवाल तो आपने पूछा तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मुझे किसने ऐसी घुट्टी पिला दी थी। वो दूसरी बात छोड़िए हम क्या पिलाते हैं, लेकिन सवाल बहुत वाजिब था ये। मेरा ख्याल ये था कि शायद हम सब लोगों में हर क्वालिटी होती है। आप किस चीज़ को कितनी हवा देते हो। जी शायद मैं फौजी एनवायरनमेंट में था, शायद उस तरह की लाइफ में था, तो आदमी ड्रिफ्ट होगा और उस हवा में गया उसमें। जी अदरवाइज हमारे यहाँ सबके अंदर ये भावना होती है। तो दैट इज़ हाउ आई ज्वाइंड। हम लोग ने ज्वाइन किया, और पहली बार में हुआ। मैं एक्चुअली मुझे याद है, मैं यूनिवर्सिटी में था, मैं बीएससी था, जी और मुझे बहुत शौक़ था माइक्रोबायोलॉजी में रिसर्च करने का, अच्छा। बहुत प्रोमिनेंट मेरा ख्याल था। लेकिन हम लोग गए, हमने एग्ज़ाम दिया यूपीएससी का, रिटर्न पास हो गए। इंटरव्यू हमारा आया था, मुझे याद है इलाहाबाद में, हम लोग 3-4 फ्रेंड्स थे, हम लोग गए इलाहाबाद में, इंटरव्यू दिया, रिजल्ट वगैरह आ गया, पास हो गए। जब पास हो गए तो मुझे याद है कि पिताजी को बोला कि पिताजी ये तो अच्छा हुआ, तो लेकिन मुझे तो मन है कि थोड़ा सा मैं एमएससी करूँ, रिसर्च करूँ। तो मेरे फादर थे, उन्होंने बोला ठीक है आपकी जैसी मर्जी है, लेकिन उन्होंने बोला कि बेटा आपको पता है कि आपको क्या मिल रहा है। आईएमए की परीक्षा के बाद? हाँ हाँ, यूपीएससी की आईएमए की। अच्छा। बोला कि आप लोग क्लास 1 ऑफिसर बनोगे यार, इसमें आपके इट इज़ लाइक दिस। आई सेड परफेक्टली फाइन, और हमने ज्वाइन किया, एंड नो ग्रजेस, नो ग्रजेस। बट दौर जो आएगा तो हम जरूर देखेंगे कि हाउ द लाइफ हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड। मैं हर चीज़ को उसी दायरे में आज भी जी रहा हूँ, जो माइक्रोबायोलॉजी छोड़ी तो शायद आज के दायरे में आज भी जी रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तो दिस इज़ हाउ आई ज्वाइंड फौज। और फौज नहीं में हम मतलब गए। आपने थोड़ा बड़ा जल्दी में बताया, अगर थोड़ा इलेबोरेट करके बताया कि कहानी क्या थी। नहीं, कहानी ये थी कि हम लोग ये दिल में तो था, उसमें कुछ करने का एक था, मतलब लोगों की मदद करना, जी और गोइंग बियॉन्ड योर सेल्फ। मुझे एक छोटी सी स्टोरी एक्चुअली याद है। मैं यंग कैप्टन था, और मेरी मैरिज हो गई थी। मेरे पेरेंट्स गांव में थे, फादर रिटायर्ड थे, मेरा ससुराल शहर में था। अच्छा। और मुझे याद है कि मैं आया हुआ था, तो मैं रात को ससुराल में रुका था, मेरे पास मोटरसाइकिल थी, जी और मैं आया, और मेरी वाइफ अपने घर में ही थी। मैं आया तो करीब ये शायद 9:30-10 बजे के सवेरे की बात होगी। जी मैं आया तो मेरी अम्मा ने बोला कि मेरे मौसा जी के बड़े बेटे हैं, कि उनकी तबीयत
काफ़ी ख़राब है, वो लोग डिस्ट्रिक्ट जी। हॉस्पिटल में गए हैं, तो तुम चले जाओ। तो मैंने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और मैं चल पड़ा वहाँ से, नज़दीक ही है। तो वहाँ गया तो देखा, तो पूछा कि भाई कि कहाँ पे है इमरजेंसी वाला जहाँ होता है। तो उस एरिया में गया तो वहाँ पे जहाँ पे लोग जाते हैं, काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे लगी हुई थी। तो मैंने मोटरसाइकिल साइड में खड़ा किया और मैं देखने लग गया, भीड़ थी काफ़ी। तो भीड़ के अंदर में जब देखा मैं, तो एक रिक्शा खड़ा था वहाँ पे, और रिक्शे में एक कपल था, एल्डरली कपल। जी। और उन्होंने एक जवान मर्द को, मतलब हमारी उम्र का ही था वो, करीब वही 22 साल 24 साल 25 साल ऐसी उम्र का होगा, उसको मैंने ऐसे पकड़ रखा था। और वो ऐसा लगा कि रिक्शे में वैसे खड़ा था वो आदमी, अच्छा। और भीड़ थी बहुत। तो हम शायद फौज ने ये चीज़ दिखाई थी कि हमने बोला यार थोड़ा हटो जरा, क्या है। तो देखा तो वो लड़के पूरा जहाँ पे पैर रखते हैं रिक्शे में, पूरा खून ही खून था। अच्छा। और पता नहीं क्या ब्लीडिंग थी, क्या था, और वो लोग पकड़े हुए भी बेसहाय माँ बाप। अच्छा। वो सीन मुझे बहुत याद है एमके, कि दुनिया मतलब इतनी अजीबो गरीब हो सकती है यार। मैंने काफ़ी हल्ला किया, मैंने कहा यार तुम लोग तमाशा देख रहे हो क्या, तुम लोग हटो इधर किनारे। तो वो बोलने की दौड़ थी और वो पब्लिक हट जाती है, और हट गई। तो वो मैंने उनको बोला कि आप चिंता मत करो। तो मैंने उसको बोला कि आप इसको छोड़िए, आप अपने बेटे को। उस कंधे पे उठाया मैंने और हल्ला उल्ला किया, भैया कि आप लोग इमरजेंसी वाले हो, हॉस्पिटल वाले, क्या कर रहे हो, लेके आओ स्ट्रेचर। तो स्ट्रेचर लेके आए, उसको उठाया, डाला, और एनीवे चले गए वो। मैं आया उधर से, और मैं ब्रदर को पता किया, तो मेरे भाई थे, वो उनकी ट्रीटमेंट हो रही थी, ठीक ठाक थे। मैं गांव घर आ गया। मैं जब घर आया तो मेरी माँ ने मुझे देखा कि पूरे मेरे ना बदन में ऐसे शर्ट में ना खून के निशान थे। जी। तो परेशान हो गए कि ये क्या करके आया भाई। जी। तो कहाँ गया था तू। तो मैंने कहा कि मुझे तो पता भी नहीं था। मैंने कहा मैं ऐसा बात हुई थी। बोलते हो अच्छा से। खैर दिन निकल गया। मुझे ना उस लड़के की बहुत था कि पता नहीं क्या है, वो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मैं करीब 3:30-4 बजे फिर शहर में गया। अच्छा। और मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गया, मैं पूछने के लिए जी। कि यार वो एक इस टाइप का एक आदमी आया था, इस टाइप का, वो कहाँ पे है, जिंदा है, मौत हो गई है, क्या है। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई कि वो उस वाले हैं, वो लड़का ठीक है, स्टेबलाइज है। अच्छा। और मैं गया उसमें, और मैं मिलना चाहता था। तो मैंने दूर से देखा कि मुझे भी उतना पहचान सा नहीं आया। उन्होंने बोला कि उस बेड पे है। तो मैंने दूर से देखा और मैं जा रहा था, तो शायद उन्होंने भी मुझे नहीं पहचाना। अच्छा। और मैं वहाँ रुक गया। रुका क्यों, वो उस लड़के से बात कर रहे थे कि बेटा वो पता नहीं कौन आदमी आया, जी। इस इतनी भीड़ में आपको उठाया, हल्ला उल्ला किया, आपको स्ट्रेचर में डाला, और उसके बाद से गायब हो गया। वो बोले यार ये कैसे हो सकता है कि इंसान गायब हो सकता है। जी। पता नहीं क्या था, मतलब कोई भगवान रूप था वो। अच्छा। मैं इस बात को सुना और मैं रुक गया उस बात को, मैं उनके पास नहीं गया, जी। और मैं वहीं से वापस मुड़ गया उनके। आपको लगा होगा कि मैंने कहा कि जो आस्था है ना, जी। या इस आस्था से हम जिंदगी को जीते हैं बहुत, तो आस्था बरकरार रहनी चाहिए। इंसानियत हमेशा रहती है कहीं ना कहीं। शायद इस तरह की फीलिंग्स रही हैं। जी। ये नेचुरल इंसिडेंसेस हैं। मुझे तो ये स्टोरी शायद भूल भी गई थी, आप जब बात करने लगे तो मुझे अचानक याद आई। तो इस तरह की एक फीलिंग्स रही हैं। बचपन में थे, हम सारी सोसाइटी का सामान लाने जाते थे। उस समय में चीज़ें अलग होती थी, ये ब्लिंकिट और इस टाइप की चीज़ें नहीं होती थी। हम लोग साइकिल पे जाते थे, सब्जी मंडी जाते थे, सब लोग अपना सा लाते थे। तो छोटी उम्र में थे हम, सबका लीक करके आते थे। तो एक ना एक दूसरे के लिए सेवा भाव की जो बात थी, डिवोशन की बात थी, और एक बड़ा लाइफ डिसिप्लिन थी। एंड प्लस कंबाइंड एक फ़ौज की थी, फादर थे, वो अपनी बताते थे कि ऐसा है, ऐसा करना चाहिए। आप सोल्जर्स को देखते थे। आई थिंक इट टुक मी देयर। सो व्हेन इट केम अप आई नेवर हैड अ रिग्रेट कि मुझे रिसर्च में जाना चाहिए। और फादर ने बोला कि बेटा इट इज़ योर कॉल, आप सोच लो जो करना है, बट इट इज़ अ वेरी ग्रेट प्रोफेशन। एंड आई थिंक इट स्ट्रक मी। मैंने कहा नहीं, आई थिंक जाना है। और जब मैं गया तो मैं ट्रेनिंग के बीच में मैं कॉम्बैट आर्म्स की ही ऑप्शन में गया था कि मुझे अच्छे में जाना है। मुझे गोरखा राइफल्स मिली उसमें, आई वॉज वेरी हैप्पी। और मिलिट्री लाइफ ने एक पूरी ज़िंदगी को अच्छा डायरेक्शन दिया। जी सर। अच्छा डायरेक्शन दिया। मेरी अपनी रेजिमेंट ने अच्छा डायरेक्शन। हर ट्राइब की एक स्पेशलिटी होती है। जी। गोरखास की एक स्पेशलिटी। हम वो हो जाते हैं जो मेरे जवान होते हैं। जवान के हिसाब से हम जवान की तरह से हम उसके लीडर बन जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप आजकल लोग टीम की बात करते हैं, हम भी जाते हैं कॉर्पोरेट में बात करते हैं। जी। तो वो लोग जो होते हैं ना, उनकी तरह से हम बन जाते हैं। लोग हमको भी बोलते हैं कि यार गोरखा अफसर है। जी। ठीक है ना।
या बिहार रेजिमेंट का है तो बिहारी ऑफिसर है, यू नो समथिंग लाइक दैट। तो उनके ट्रेड्स हमारे में आते हैं, वो हमको ट्रेन करते हैं उनका लीडर बनने के लिए। हम जो शुरू शुरू में जाते हैं जी, तो वो लोग भाई बहुत एक्सपीरियंस वाले होते हैं सही बात ग्राउंड में, जी, तो उनके थ्रू हम सीखते हैं और उन्हीं को लीड करते हैं। आप जी, समझे बात कि नहीं? समझ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है जो सिर्फ आर्म फोर्सेज में मिलती है आपको। आप उनके हिसाब से ढल के, भाई हम और जब उसके- आते हैं शुरू में तो हमने ट्रेनिंग की है, जी, और तो क्या सीखा है? कुछ चीज़ें हैं, पढ़ाई लिखाई है, सब कुछ है, जी, लेकिन जो वो जवान है, सिपाही है, उसका अपना एक्सपीरियंस है ना बहुत चीज़ों का। हम उनके साथ रहते हैं, उनसे सीखते हैं, हथियार को का हैंडलिंग करना, ये करना, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, जी, बैटल क्राफ्ट, फील्ड क्राफ्ट, ऐसा है तो वैसा कैसे है, हर चीज़ें सर्टिफिकेशन से तो नहीं होती हैं। और उनके वो कहते हैं कि सर ऐसा कीजिए, साहब ऐसा करो, ऐसा करो, और उनकी भाषा सीखते हैं हम लोग, जी, और हम लोग आते हैं फिर। सो इट इज़ अ ग्रेट दिस थिंग। आपका वही सवाल था कि हमने ज्वाइन कैसे किया। आई थिंक ये कल्मिनेटिव क्यूमुलेटिव थोड़ा इफेक्ट है, तो शुरू से था। शुरू से था, बिल्कुल फील तो वॉज देयर, जी, शुरू से एक फील था कि इट इज़ अ गुड प्रोफेशन, और एक कुछ करने के लिए, यू नो। देश को सर्व करने का एक मौका मिलता है। हाँ, देश के लिए मीन्स कि सोसाइटी के सर्व करने के लिए, आई कैन कॉल इट दैट। जी, देश का नाम तो शायद आई विल नॉट टेक इट, क्योंकि देश की ही कि हम तिरंगे झंडे पे करना चाहते हैं, आई विल नॉट से दैट वे, बट वो एक जो इनहेरेंट जो बेसिक क्वालिटीज़ होती हैं ना, जी, आई थिंक वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वही मैं कहना चाहता हूँ कि वो क्वालिटी शायद सब में होती हैं, जी, सब में होती हैं, बाय एंड लार्ज सब में होती हैं। ये मेरी कन्विक्शन है आर्मी में की ज़िंदगी में। और वो ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो हर इंसान में नहीं होती, हर एक चीज़ में होती है। आज मैं काम जो करता हूँ वो इसी काम पे करता हूँ, टू हार्नेस योर ओन पोटेंशियल। जी, और मैं जानता हूँ, मेरा अपनी अपनी एनालिसिस है, एक्सपीरियंस है कि शायद सबकी वो क्वालिटी है। किसी को कोई मौका मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है, किसी को उस चिराग को हवा मिलती है, किसी को कितनी हवा मिलती है, कोई घबरा जाता है उस चिराग से, जी, कोई कहता है कि नहीं इसमें चलते रहना है। तो वहाँ पे जो आपकी जो बेसिक क्वालिटीज़ हैं, आपकी मोटिवेशन की, सेल्फ जो होती है कि नहीं करना है मुझे, जी, पसीना आया तो कोई बोलेगा यार छाँव में बैठे, बोलता ठीक है यार थोड़ा और करते कोई भी। सो यू नो दैट इज़ अ लिटिल डिफाइनिंग मोमेंट। जी, अदरवाइज सब में वही होती है। और किसी को भी बोलना है कि यार कि नहीं यार वो तो फलाना ऐसा ही है, ऐसा नहीं होता। कोई भी नहीं, कौन अच्छा नहीं बनना चाहता, सही बात है। कौन सेवा नहीं करना चाहता, जी। कौन दूसरा इंसानों को इंसान नहीं बनने देना चाहता, हर इंसान करना चाहता है, किसी की भी। ये सब में होती है क्वालिटीज़। बट वो ये कि हम लोग, आई गॉट अ गुड एनवायरनमेंट, आई थिंक आई वॉज फॉर्चुनेट, आई कैन से दैट। जी। मुझे मुझे मैं फॉर्चुनेट था, मेरे फादर थे ऐसे, और उस तरह की बातें करते थे। मुझे याद है बचपन से वो इस तरह की बुक्स भी पढ़ा, हिंदी की बुक्स हुआ करती थी, जी, मोरल वाली बुक्स की, छोटी छोटी स्टोरीज होती थी अच्छी वाली बातों पे, कि अच्छी वाली, उसी उन टाइम में वही चीज़ें होती थी, हम लोग वही पढ़ते थे। जी, तो उन चीज़ों का इंप्रेशन हो जाता था कि डिसिप्लिन रहना है, आपने अपने संस्कारों में रहना है, सेवा भाव रखना है, ठीक है ना, मातृभूमि से प्यार होना। एक मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग। यस, जी, मैं क्लास 5वीं में था, अच्छा, और मेरे फादर पोस्टेड थे बबीना, झांसी के पास में। जी, ओके, तो मुझे, यस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक हियर आई थिंक योर जी। स्टोरी माइट सूट इन। क्लास 5वीं का मैं स्टूडेंट था, और जी, वो एक पहले एक चिट्ठी लिखने को बोलते थे, क्लास टीचर बोलते थे आप अपने एक पत्र लिखिए जिसमें आप कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं। अपने फादर को एक लेटर लिखिए जी, कि आप ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं, इस तरह की लेटर टू फादर। तो ये असाइनमेंट था, तो सबने लिखा अपनी कॉपी में, हमने भी लिख दिया। तो टीचर उचर ने जब देखा होगा तो उन्होंने आके दूसरे दिन बोला कि भाई जयंत, आपको कल अपने फादर को बुला के लाओ। अच्छा, तो स्कूल में होता है यार कि वो सब बच्चे शैतानी करते हैं कि यार तूने कुछ गदर किया होगा, गड़बड़ किया। आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, और जी। शायद अब आज एक्सपीरियंस होने के बाद से शायद कहीं एडल्ट्रेशन हो गई हो, मिलावट, लेकिन तब मैं बिल्कुल नॉन मिलावटी था, बिल्कुल शांत था, ऑनेस्ट था, बहुत अच्छा था मैं शायद। मैं कहा ऐसा कुछ नहीं है। मैं घर आया, मैंने अम्मा को बोला कि अम्मा, फादर से हम लोग बहुत ऐसे डायरेक्ट बात नहीं करते थे। जी, अम्मा को बोला कि अम्मा ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने बोला कि, उन्होंने भी यही सवाल किया, क्या कुछ किया तुमने? मैं कहा अम्मा मैं कुछ नहीं किया है, सब ठीक है, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मतलब कि आई टुक इट एज एन ऑफेंस कि मेरे पेरेंट्स मुझे क्यों बोल रहे हैं कि तुमने कुछ गलत किया हो। मैं कुछ गलत नहीं करता, जी, जो आपने सिखाया वही करता हूँ।
तो एनीवे उन्होंने फादर को बोला, फादर ने यहाँ पूछा कि बेटा क्यों बुलाया, कुछ बोला। मैं कहा मुझे नहीं पता किस लिए बुलाया, आई डोंट नो एंड आई डिडंट नो एक्चुअली, मुझे खुद भी नहीं पता था। आ गए हम, चले गए। और मैं बड़ा प्योर था आई थिंक, जब मैं आज एनालाइज करता हूँ तो आई थिंक आई वॉज वेरी प्योर दैट टाइम। तो दूसरे दिन फादर आए, यूनिफॉर्म में थे वो, आए तो क्लासरूम में आए तो सब वो करने लगे बच्चे कि भैया आ गए तुम्हारे भाई फादर, अब तो कुछ भी होगा, अब तो वो चीज़ सामने आ जाएगी जी। आए तो उन्होंने बोला कि भाई अपना, उन्होंने मेरे कॉपी दी और उन्होंने बोला कि अपना पढ़ो क्लास में जी। तो नाउ वो वही था लेटर जो मैंने अपने फादर को लिखा था। अच्छा। तो मेरे को भी बड़ा अजीब लगा कि यार ये मैंने लिखा था, ये पढ़ने को बोल रहे हैं मेरे फादर सामने। उसमें क्या लिखा था एमके, जी। उन्होंने जो लिखा था मैंने उसमें यही लिखा था कि पिताजी मैं बड़ा होके देश का सिपाही बनना चाहता हूँ, अच्छा। और मैं अगर ज़रूरत पड़े तो मैं अपने प्राणों की आहुति भी देना चाहता हूँ, कुछ वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। जी। तो काफ़ी इमोशनल ये था उसमें थीम लिखा हुआ। तो शायद क्लास टीचर को लगा होगा यार छोटा सा बच्चा है, ये पता नहीं प्राणों की आहुति या जो भी शब्द इस्तेमाल किए होंगे। मतलब मेरे को ये याद है कि मैं फौज ज्वाइन करना चाहता हूँ और मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। यस, ये बात थी वहाँ पे, बचपन से था ये क्लास 5 की ये स्टोरी ये थी वहाँ पे। जी। सो ये कहीं ना कहीं तो थी, एग्जिस्ट करती थी, तभी तो मैंने लिखा ना, कभी लिखा था। अब लेकिन मैं फिर भी उसको शेप नहीं देना चाहता, लेकिन था कहीं, तभी वो चीज़ में लिखा। जी। जब टीचर ने बोला कि आप लिखो क्या बनना चाहते हो, तो मैंने बोला, और उसके बाद से भूल गई बातें, आदमी पढ़ने लग गया, 10वीं 11वीं कॉलेज, उसके बाद से फौजी बन भी गया आदमी। उसके बाद से मुझे एनकाउंटर्स हुए, गोली भी लगी मेरे को, शहादत भी तो उस तरह से नहीं थी, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि वो लोग जो शहीद हो जाते हैं जी। वो तो वही बहुत ग्रेट होते हैं जी। वो सोल्जरली लाइफ के अल्टीमेट होते हैं हमारी नज़रों में, जी। कि उनको वो फॉर्चुनेट मोमेंट्स मिलते हैं। सुन के अजीब लगता है ये, लेकिन हम भी कहते हैं कि हमने भी मौका मिला, शायद नसीब था कि दो बूंद हमने भी अपना खून शायद धरती माँ पे गिरा होगा एटलीस्ट सिम्बॉलिक। सो इट इज़ अ मोमेंट ऑफ प्राइड। सो शायद वो स्टोरी कहीं ना कहीं मैच करती है कहीं पे। जी। सो बट इन सब चीज़ों का ऐसा होता क्यों है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक मुझे लगता है आज के टाइम में कि ये भावना सब में होती है, सब बच्चों में होती है, चाहे वो रोड साइड का हो, चाहे वो कुछ हो, चाहे अनपढ़ हो, फीलिंग सब में होती है, कुछ ना कुछ फीलिंग्स हर जगह होती है। फौजी बनने की नहीं कह रहा हूँ जी। कुछ कर गुजरने की फीलिंग। शायद वो इन शब्दों को ना बोल पाए, जी। नहीं बोल पाएगा हालातों की वजह से, लेकिन ये मेरा अपना, कभी अगर डेलिबरेट कोई डिस्कशन करना चाहेगा तो आई कैन प्रूव इट, ये हर इंसान में क्वालिटी होती है। और मैं आज यही कहता हूँ लोगों को जी। कि आप किसी भी माइंडसेट, मैं आईएमए में इंस्ट्रक्टर था, अच्छा। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में एज ए कैप्टन। हम लोग मेरे 7-8 साल नौकरी थी, तो हम उसी एकेडमी में जहाँ हम लोगों ने ट्रेनिंग करके हम लोग ऑफिसर बने थे, तो आई वॉज इंस्ट्रक्टर देयर, पोस्टेड देयर। तो वहाँ पे क्या होता है, जब ट्रेनिंग खत्म होने से पहले ना एक चॉइस ऑफ आर्म्स होती है। सारे लोग अपना ऑफिसर्स ना, कैडेट्स जो है ना, बढ़ते हैं कि मुझे ये चाहिए, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, इन्फेंट्री चाहिए, आर्टिलरी चाहिए, ऐसे करके बैठते। तो उसमें क्या होता है, हम लोग सारे लोग अपने जो हम लोग डीएस डायरेक्टिंग स्टाफ बोलते थे, इंस्ट्रक्टर, तो हम लोग आ जाते तो प्रेजेंटेशन देते थे कि भाई आई एम फ्रॉम 5th गोरखा राइफल्स। अच्छा। तो मैं 5th गोरखा राइफल की हिस्ट्री बताऊंगा, ये ये करते हैं, तो यू ज्वाइन 5th गोरखा राइफल। तो सब लोग अपनी अपनी रेजिमेंट की स्टोरी बताते थे, टू मोटिवेट देम कि मेरी रेजिमेंट अच्छी है। तो एक बड़ा अच्छा था, मैं जब गया तो मैंने कुछ नहीं, कोई ऐसा मोटिवेशन डाला। मैं कहा यार सुनो, ऐसी बात है, आई वॉज वेरी फिजिकली फिट, दे ऑल कैडेट्स न्यू मी। अच्छा। हाँ, कि मैं बड़ा फिजिकली फिट होता था उस समय। अभी भी है सर? हाँ, नहीं अभी भी तो ठीक है। तो उस समय मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा यार देखो ऐसा है कि आप लोगों ने सारी रेजिमेंट सुनी है, आप लोग ज्वाइन कीजिए जहाँ मन करता हो, लेकिन जो हमारी रेजिमेंट है ना जी, आप जिस भी ऑर्डर ऑफ मेरिट में हो, आप टेंशन नहीं करो। अगर आपको लोअर ऑर्डर ऑफ मेरिट में हो ना, आप मेरी रेजिमेंट ज्वाइन करो, हम हैं, आपको कुछ भी हो हम तुमको लीडर बनाएंगे, चिंता मत करो। अच्छा। नो, इट वाज लाइक अ डायलॉग। जी। हम यंग थे भी उस टाइम। हमने कहा कुछ नहीं यार, हमारा काम ही आपको लीडर बना दे, आप टेंशन भी किस लिए हो, हमारी रेजिमेंट ज्वाइन करो, वी प्रोड्यूस लीडर्स। गोरखा राइफल्स, मतलब जी, मतलब अपने रेजिमेंट इट इज़ समथिंग लाइक सेलिंग योर रेजिमेंट टू ज्वाइन। हमने कहा कि हमारी रेजिमेंट में आ जाओ यार, जो आएगा हम उसको पॉलिश करके हम उसको लीडर बना देंगे यार, डोंट वरी। जी। तो इट वॉज अ गुड स्ट्रोक। मतलब आई एम जस्ट सेइंग दैट, सो दीज आर द मोटिवेशन एंड इट इज़ नॉट जस्ट अ मोटिवेशन एज टू पीपल, दूसरा आदमी उससे
सेम फ्रीक्वेंसी में आना जरूरी है। कुछ लोगों को लगेगा कि यार क्या बात कर रहा है, लेकिन ये सच्चाई है। हर आदमी में लीडरशिप पोटेंशियल है, चाहे जी कोई बैठा हो, चाहे वो कैमरे पे बैठा हो, चाहे वो रिक्शे वाला हो। जी आप क्या सोचते हो उसकी कम स्ट्रैटेजी है, कम मेहनत है, कम डिवोशन है, कम फोकस है? ही एम्पैथाइजेज ऑल्सो पीपल। कहीं किसी को देखता है कि कोई बेचारा गरीब बैठा है जी तो वो कहेगा कोई बात नहीं, तुमको कहाँ जाना है, वो रिक्शे बैठा के छोड़ देगा। वो कहते बेटा मेरे पास तो पैसे नहीं मिलता। अरे आप छोड़िए ना पैसे की बात, होता है। कोई नई बात नहीं है। तो दीज आर ऑल ग्रेट क्वालिटीज़ ऑफ अ लीडर ना। हम लोग सो कॉल्ड लीडरशिप की जो बात करते हैं, जी तो ये पार्ट एंड पार्सल होता है सबकी ज़िंदगी का। और हम लोग एक ही समाज से हैं, चाहे वो यहाँ का समाज हो कहीं का हो। आई थिंक सब जगह एक ही चीज़ें होती हैं, ज़्यादा अंतर नहीं होता। वो जो पाश्चात्य सभ्यता है, हमारी सभ्यता, मेरी अपनी फीलिंग है कि वो जी एक आवरण है, जी एक अलग से तीसरा चौथा लेयर है जो कि हम लोग करते हैं। अदरवाइज अंदर से हम लोग सब सेम है। हर आदमी एक दूसरे को प्यार करता है यार, नहीं? जी हर आदमी चाहता है यार कि कुछ तकलीफ़ें ना हो, खून खराबा ना हो, जी सब लोग अच्छे से रहें, हंसते खेलते रहें, यही चाहते हैं ना जी। वो। आई थिंक हर अक्रॉस द ग्लोब इट इज लाइक दिस। सो आई थिंक वी हैव प्रोलॉन्ग दिस स्टोरी। जैसे कई सारी बातें हुई, गोरखा के साथ आप रहे हैं, तो गोरखा रेजिमेंट की क्या खासियत है? यार गोरखा जैसे हम लोग की फाइटिंग आर्म्स में हम जी। इन्फेंट्री होती है, उसमें अलग अलग रेजिमेंट्स हैं। जी और हमको वो गोरखा राइफल्स में अलग अलग रेजिमेंट्स हैं। 1 GR है, 1 गोरखा राइफल्स जी। है, 3 गोरखा राइफल्स, 5 गोरखा राइफल्स, 4 गोरखा, ऐसे ऐसे। मैं 5th गोरखा राइफल का हूँ, ठीक है। जी अलग, जब गोरखा राइफल सिर्फ एक ही नहीं है, अलग अलग समझ रेजिमेंट्स रहा हैं। हूँ। जी 5th गोरखा राइफल जी। हमें वो मिली थी और हम उसमें गए। इनकी क्या होता है कि हर ट्राइब की एक एक स्पेशलिटी होती है। ये जी। हिली ट्राइब है, जी जैसे कुमाऊनीज होते हैं, आपके गढ़वालीज हैं, गोरखास हैं, जी दे आर ऑल फ्रॉम हिल्स। हिली ट्राइबल होते हैं और वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। जो ज्योग्राफी होती है ना, वो जी। शायद आपकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करती है। जी आप किस एनवायरनमेंट में पल के पैदा होते हैं, उस तरह से आप जरूर आप रिफाइन होते हैं। आप समझिए मैं क्या जी बोलना चाहता हूँ। तो वो जो होता है ना, बड़ा हार्ड वर्किंग होता है। वो नेचर को बहुत प्यार करता है। नेचर को प्यार करने वाला जो है ना, बहुत शांत होगा, जी डरेगा नहीं। जंगलों में आपको जानवर भी मिलेंगे, वो जलेगा नहीं, ही विल फेस इट। उसको लड़ने आता है। और वो हार्ड वर्किंग होगा, ट्रूथफुल होगा, जी ऑनेस्ट होगा। तो ये सारी क्वालिटीज़ जो है, मैं ये नहीं कह रहा बाकी रेजिमेंट्स में नहीं होगी, लेकिन आई थिंक ये अच्छी लगी। और गोरखास को एक बात बोलते थे कि दे आर इमोशनलेस, आई कॉल इट, कि जी वो एक्सप्रेशनलेस, सॉरी इमोशनलेस नहीं, एक्सप्रेशनलेस सोल्जर्स हैं। एक्सप्रेस उनके नहीं। चेहरे पे ना एक्सप्रेशन नहीं होती। आप कभी एनकाउंटर में हैं, आपका किसी जवान की को गोली लग जाती है, बहुत जी तकलीफ होती है, और आप उस गोरखा को देखेंगे, उसका साथ वाला, ऐसा लगेगा कि शायद उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन सा नहीं है क्या, कि यार बहुत हो गया, तकलीफ हो गई, और आप बोलते नहीं चलो। ये नहीं कि एक्सप्रेशन नहीं होती, ये नहीं कि वो इंसान में एक्सप्रेशन नहीं होता, इमोशन नहीं होता, वो दिखाता नहीं। बट वो दिखता नहीं उसमें ऐसा, वो अपने काम में होता है। इसलिए क्या होता है, कभी कभार हम लोग को उसको ब्रेक करना पड़ता है जी इन डिफरेंट टाइप ऑफ गैदरिंग्स। मैंने जब यूनिट ज्वाइन की थी, मुझे याद है ट्रेनिंग के बाद से हम पहली बार आए थे, तो हमारे एक अपॉइंटमेंट होती है एडजुटेंट करके, 3-3.5 साल की जी सर्विस वाले थे। उनसे मैं जब पहली बार मिला तो मेरी उम्र क्या रही होगी, शायद 20 साल, 20.5 साल ऐसी कुछ होगी। तो उन्होंने बताया कि भाई देखो ऐसा है, बहुत हेरारिकल स्ट्रक्चर होती है, इतना जी आसानी से लोग नहीं बात करते। हम अपने सीनियर सामने खड़े होते थे तो हमारे को मतलब, कांपने वाली हाँ फीलिंग मतलब होती इस है। तरह से कि पता नहीं क्या सवाल, आधी चीज़ें समझ नहीं आती थी। तो उसने हमें लेकिन कुछ चीज़ें मुझे भी याद है कि उन्होंने बताया था कि यार देखो ऐसा है कि जो आपके कंधे पे उन दिनों में, आज जब कमीशन होके आते हैं तो 2 स्टार जी लगते हैं लेफ्टिनेंट, हम लोग के टाइम में 1 मिलता था, सेकंड लेफ्टिनेंट। अच्छा तो उन्होंने बताया ये जो एक स्टार मिला ना तुम्हारे कंधे पे, ये एक सिर्फ आपकी सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग है, बस, अच्छा दैट्स ऑल। आपने कुछ काम किया, वो पास किया आपने, उसको 1 स्टार मिल गया। अब वो अच्छी बात है, लेकिन अब आज से आप जानते हो क्या है, आज से आप लीडर हो। आप लीडर हो इन जवानों के, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी
आपने ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इनकी हर ज़िंदगी जो है ना, आपके एक शब्द, आपका क्या एक्सपीरियंस है, कितने दिन की नौकरी, उससे मतलब नहीं। लोग 20 साल का भी सोल्जर है, 25 साल का भी सोल्जर है, वो आपकी, आप जिस तरह से बोलो या ना बोलो, आपके हुक्म पे वो काम करने वाला है। आप इस जिम्मेदारी को समझो कि ये स्टार को भूल जाओ, लेकिन आज से आप लीडर हो, लीडर ऑफ ट्रुप्स, लीडर ऑफ लाइव्स। और सिर्फ जवान की लाइफ नहीं है, उनकी वाइफ्स की लाइफ है, उनके पेरेंट्स की लाइफ है। तो ही टोल्ड मी, एंड लेट मी टेल यू एम के, जो कहते हो ना कि जी आप सर। क्या घुट्टी पिलाते हो, जी इट वॉज ए इंस्टेंट फीलिंग कि यार ये क्या है, मतलब ये कुछ चीज़ें हैं। एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग रिस्पॉन्स सेल्फ। आपको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं होती, कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, जी आपको फील होता है कि मेरी जिम्मेदारी है ये, जी मेरी जिम्मेदारी। हमारे घरों में ये नहीं होता है? होता है। होता है। गांव में कोई पधारते हो तो नहीं है ना, आप एज्यूम करते हो भाई बड़ा बेटा है, हम बड़े लोग हैं और ये ऐसा है, हम चाचा जी हैं जो फलाने हैं, मेरी जिम्मेदारी है वो। जी दैट इज़ हाउ इट इज़। आई ऑलवेज को रिलेट वेदर इट इज स्ट्रैटेजी ऑल्सो टू माई बेसिक, जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में गुजरती हैं उससे। जी तो दैट इज़ हाउ, एक वो चीज़ थी उन्होंने बताई कि आप आज से लीडर हो, इसका ख्याल रखना जरूरी। जी। दूसरी चीज़ उसने बताई गोरखास का स्पेशली, बिकॉज ही वॉज, वी आर फ्रॉम सेम रेजिमेंट। जी उन्होंने बताया कि भाई कि अगर आपने लीडर बनना है ना, तो ही टोल्ड मी कि यू नीड टू एग्जिस्ट इन द बेली ऑफ योर सोल्जर। मतलब अगर आपने उसको लीड करना है तो आपने उसके इधर में एग्जिस्ट करना होगा, इधर में आपने रहना होगा। अब यार 20 साल की उम्र में आपको लगता है कि पता नहीं क्या यार, ये सब बेकार की बात है यार, जी। इधर बेली, एग्जिस्ट इन द बेली, अंग्रेजी टाइप लगी है। जी बड़ी बात अंग्रेजी की नहीं थी। आप जैसे मेच्योर होते हो तो यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। कहने का मतलब कि उस सोल्जर को ये पता हो ना हो, उसको भूख लगी है, उसको दिल में तकलीफ है। रादर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर वो शादीशुदा है सोल्जर, जी उसकी वाइफ अगर फैमिली में वे में है, आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए, उसका टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ। वो वरी जो है ना उस सोल्जर के दिमाग में नहीं आनी चाहिए कभी। उसको ये नहीं होनी चाहिए कि मेरे को भूख लगी है, उसका माइंड सिर्फ एक काम के लिए होना चाहिए, कुछ और चीज़ उसके माइंड को डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। वो मेरा रोल है, टू एंड आई मस्ट मेक श्योर दैट इट इज़ डन एट द सेम टाइम। जी कि उसको पता हो ना हो कि उसको भूख लगी है, आपको पता होना जरूरी है। तभी आप उसके लीडर हैं। यस, तभी आप उसको लीड कर सकते हैं। जी यस, इट इज़, मेरे को लगता है कि इट इज़ अ वेरी प्रोफाउंड लेसन। और हमारे घरों में भी यही होता है। जी माँ जानती है भाई कि बच्चा रो रहा है ना, वो भूख से नहीं रो रहा है, कोई और तकलीफ है, या कभी वो कहता कुछ और है, होता कुछ और है। जी ज़िंदगी में होता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती है चीज़ें। तभी तो आपके साथ में कोई चिपक जाता है, कभी आप पे विश्वास करता है, होता है कि नहीं? जी अगर आप पूछो कि नहीं यार आप इसके मेरे को 10 पॉइंट्स बताओ, वो पॉइंट नहीं बता पाएगा शायद, लेकिन नहीं, बस मुझे अच्छा लगा, उनके साथ मुझे अच्छा लगता एक्सप्रेस नहीं कर है। पाते दैट इज़ हैं। व्हाट इट इज़। सो जब दूसरी बात की गोरखा जो है ना एक्सप्रेशनलेस होते हैं, तो उनके साथ में और भी ज़्यादा आपको उसके पेट में वाकई में घुस के रहना पड़ता है। सो एंड आई फेल्ट दैट वन वॉज fortunate to be in the Gurkhas in that way. That's great, sir. So that is how it is. These are small storylines. I think. 1996 में क्या हुआ था सर? किस चीज़ का मतलब? You're asking about the encounter? The encounter one. हम we were deployed, हम लोग थे कश्मीर में थे, I think yes. और हम लोग उस टाइम में आई थिंक क्या थी, मेरा रैंक मेजर था उस समय, जी। हम एक कंपनी कमांडर थे, और वहाँ ऑपरेशन होते रहते थे, जंगल बैशिंग, कभी आज इधर एनकाउंटर हुआ, कल उधर हुआ, मिलिटेंट्स वगैरह से। जी तो वहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन हमको रात को शाम को मिली, और कि भाई ऐसा ऐसा है, कुछ इन्फिल्ट्रेशन होता था, वो रूट था एक्चुअली, और उन्होंने कुछ दिया हमने। पाकिस्तान बॉर्डर से। हाँ, तो इन्फिल्ट्रेशन वगैरह का अटैम्प्ट था, उन्होंने कुछ कोड वर्ड में बताया, हम लोगों ने डिसाइफर करने की कोशिश की कि ये हो सकता है, अंदाज़ लगाया कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है, और हम खैर उसमें फिर हम लोग 3-4 घंटे, फिर रात में भर में हम लोग पहाड़ों को चढ़ते थे, डिफ़िकल्ट रास्ते थे, ये हम नॉर्मल रूटीन था। सामान होता था, बुलेट प्रूफ जैकेट होती थी, आपका हथियार एमिनेशन होता था, और आप चुपचाप चढ़ रहे हैं। तो ये कॉमन तरीका होता था। ये ज़िंदगी चैलेंजिंग आई कॉल इट, तकलीफ़ों से भरी नहीं, तकलीफ़ों से आप उसको एक दूसरे का हौसला रखते हैं, जी और आप लीडर होते हैं उस टाइम में। क्या डर नहीं होता? डर तो होता भी है। आप चल रहे हैं तो भाई आपको अपने पैरों के नीचे की आवाज़ की बदौलत आपको बहुत सारी चीज़ें आवाज़ नहीं सुनाई देती हैं,
और कोई ऊपर मान लो बैठा है तो बोलेगा ठीक है आओ बच्चे। तो इट इज़ लाइक दैट। तो हम लोग ऐसे ऑपरेशन में जाते हैं। उस दिन भी हम लोग करीब 3-4 घंटे करीब पहुँचे। हमको ये था प्लान कि हम लोग दिन फटने से पहले 4 बजे करीब से पहले हम लोग ऊपर पहुँच जाएँ, स्टेबलाइज हो जाएँ। जब दिन खुलेगा तो फिर उस समय में हरकत देखेंगे, उस समय में कुछ अपना करेंगे। तो हम लोग पहुँचे करीब 4-4.5 घंटे चढ़ने के बाद से। डिफ़िकल्ट क्लाइंब थी बहुत। और हमको फिर वो कहना है कि जो डिफ़िकल्ट रास्ता है उसको इख्तियार करना पड़ता है। जो नॉर्मल रास्ते हैं पहाड़ों के, जंगलों के, री एंट्रेंस होते हैं जिसमें रास्ता नहीं होता, आप बस चलते रहते हो। तो उसमें हम लोग पहुँचे, ऊपर पहुँच के हमने अपना सर्च सूच किया, कुछ नहीं मिला हमारे को। अच्छा। 2-3 बार सर्च किया हमने, कुछ नहीं मिला। तो हमने कहा कि शायद हमारी असेसमेंट ठीक नहीं होगी, या क्योंकि आप दूर से तो बता सकते हैं कि वो रिज लाइन है, वहाँ पे ये पॉइंट है, लेकिन आप जब वहाँ जाते हैं ना, वो पॉइंट जो है ना आपको 500 मीटर का होता है। आप डिफाइन नहीं कर सकते नहीं कि कहाँ पे भाई, कोई पॉइंट थोड़ी मार्क करके रखा हुआ है। अगर आप 5 मीटर भी कोई इधर उधर है तो आप अलग है, आपको आप शायद साइड से निकल जाएं, दोनों आदमी को ना पता चले। तो ये चीज़ें बड़ी वो होती हैं जी। तो हमने कहा कि सर्च वर्च किया, नहीं हुआ कुछ। और उसके बाद से हमने कहा कि चलो अब शायद नहीं होगा। हम लोग उससे नीचे उतरने की एक पॉइंट था, वहाँ से हमने कहा अब नीचे उतरते हैं। लेकिन उतरने से पहले हमने अपनी टीम को डिवाइड किया कि आप लोग ऐसे खोज, आप उधर से चेक करते हो, मैं इधर से करता हूँ। एक को बोला कि आप ऐसे करते आओ जी। तो मैं ऐसे साइड से करके आया, मेरी साइड थोड़ी क्लियरिंग थी, मैं करके ऐसे ऊपर आ गया। और दूसरा था वो झाड़ियाँ थी बहुत सारी, वो एक पार्टी उधर थी, उनको नहीं देख पा रहे थे, और एक पार्टी मेरे पीछे थी जो ऊपर से ऐसे करती हुई आ रही थी। तो उन्होंने एकदम से चलाए ज़ोर से कि भाई कोई था, मतलब कुछ इस टाइप का है। अब प्रॉब्लम क्या आती है ना इनकी कि ऐसी जगहों पे हम लोग कहते हैं, हम जो लड़ाई करते हैं ना, वन हैंड टाइड बिहाइंड, हम एक हाथ से लड़ाई करते हैं, ये हमारी भाषा है। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं होता कि सिविल है कि नहीं के। अब कोई कुछ भी बोले, लेकिन ये ग्राउंड की सच्चाई है, इतना आसान नहीं होता है। और कोई आदमी नहीं मारना चाहता किसी को भी। जी। अब उसने चिल्लाया कि भाई कि साहब यहाँ कोई है, ऐसा है वैसा है। अब मैं आगे था नीचे में, अब मैंने भी बोला कि मैंने कहा है तो फिर तुम फायर करो। बोलने में शायद मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है इस समय, इट वॉज इंस्टेंट, इतना समय नहीं होता इन चीज़ों के लिए। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स की कहानी होती है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। अब मैंने बोला कि तो फायर करो यार, अभी मैं मतलब क्या बोलें अभी। तो हम लोग सारी ना ऐसे लेके रेडी हालत में चलते हैं, कॉक शॉक नहीं करते हम लोग। वो तो रेडी हालत में होती है कि आपने होता है बस ट्रिगर को ऐसे दबाना है। इस हालत में जी। हम लोग जब मान लीजिए श्रीलंका में भी थे तो हम लोग अपने हथियार को लेके सोते थे साथ में, चैम्बर में राउंड रख के सोते थे। अच्छा। चैम्बर में राउंड लोडेड, कि अगर हो तो सिर्फ ऐसी उंगली दबानी है और फायर होना है, क्योंकि अब टाइम नहीं होता ऐसे। सो ये स्टेट ऑफ रेडीनेस होती है, आपकी कॉन्फिडेंस होता है। तो ही फायर्ड दी एंटायर मैगजीन। तब तक मैं ऊपर आया, मैंने कहा यार तूने कितनी, उसने एक मैगजीन फायर कर दी। अच्छा। मैंने उसको एक थप्पड़ भी मारा, मैंने कहा यार इतना फायर कर दिया तूने यार एक साथ। आगे देखा, मैंने कहा क्या हुआ, तो बेचारा वो भी घबराया हुआ था। बोलता साहब वो, तो देखा तो वो सिविल ड्रेस में एक आदमी था, उसकी, मैंने कहा यार तूने सिविलियन मार दिया। वो भी बेचारा समझ नहीं आया, उसको क्या समझ में आएगा, मुझे भी समझ नहीं आया। मैं कहा यार सिविलियन मार दिया। मैं भी अपना आराम से घुसा उस झाड़ियों में, तो एक देखा तो एक तो डेथ था, दूसरा वहाँ पे था, ही वॉज डाइंग। मैं कहा यार दोनों जो है ना अपना पठान सूट वगैरह में थे ऐसे। मैं कहा तुम सिविलियन मार दिया। मतलब आपको ऐसा लगा या नहीं, मैंने बोला ना, मैं कहा यार सिविलियन मार दिया हमने यार। अच्छा। और मैंने अपना सिर घुमाया ऐसे देखा तो उनके करीब करीब 10-12 बड़े बड़े ना रक्सैक, कॉम्बैट ड्रेस में, जैसे फौजी का ड्रेस होता है ना, इतने बड़े बड़े रक्सैक रेडी हालत में सारे बड़े। मैं एकदम कूदा जोर से। मतलब वहाँ कोई सिविलियन नहीं था? मैं कहा सिविलियन नहीं है, ये सब उग्रवादी हैं। मैंने एकदम से कूदा और वहाँ से अंदर से ना झाड़ियों दर 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 फायरिंग। जी। भाई ड्रेस वो था, बट इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए आए थे। वो ड्रेस बिल्कुल पूरा कॉम्बैट का, वो बड़े बड़े उनके रक्सैक थे। एनीवे ये क्लियर हो गया कि ये मिलिटेंट नहीं है, ये सिविलियन नहीं है, मिलिटेंट है। उसके बाद से हमने ऑपरेशन करना था। अभी क्या होता है ना कि उस टाइम में क्वाइट हो जाती है, ये लगातार फायर नहीं होती, वो चुप हो जाएगा फायर करके, और वो जहाँ फायर करेगा अपनी लोकेशन चेंज कर देगा वो। अच्छा। क्योंकि पता चल जाता है ना, आवाज़ से आपको पता चल जाता है, रात को अंधेरे में आवाज़ आती है आपको पता चल जाता है, तो लोकेशन चेंज हो जाती है। अब आप क्या करोगे, आपको सर्च करना है, तो हम वी वेंट इन फॉर सर्च। जी। और सर्च करने के लिए गए, सर्च में हुआ। और आपको एक और बताएं, हम लोग कैसे, जैसे लीडर की बात होती है ना, हमारे साथ में एक डॉग हैंडलर था। अच्छा। ट्रैकर डॉग्स होते हैं जो आपको स्मेल कर लेते हैं। जी। तो वो हमारे साथ था, तो मैंने उसको डॉग हैंडलर को बुलाया, मैंने उसकी बुलाया, मैं कहा यार बिल्कुल फ्रेश है, इनके नो स्मेल कराओ इनको बैग्स को, सो दैट इट विल रीच। स्मेल करके ना डॉग क्या होता है सीधे उस आदमी के पास ले जाएगा जिसकी स्मेल है वो, और प्रोमिनेंट थी। तो डॉग हैंडलर सिपाही। जी। अब मैं भैया मिशन का लीडर था, मेजर साहब था।
जी उसने मुझे बोला, और इतना टाइम नहीं लगता, वो चुपचाप आप बात कर रहे हैं ना, क्योंकि भाई आप जंगल के बीच में खड़े हैं जहाँ एनकाउंटर चल रहा है और आप ये बात कर रहे हैं। तो उसको मैंने बोला, मैं क्या स्मेल कराओ जल्दी, लेके जाएगा। बोलता साहब ठीक है, बहुत स्ट्रांग स्मेल है, लेकिन मैं एडवाइज नहीं करूँगा। आप समझिए बिल्कुल, जी वो सिपाही है वो, कि साहब मेरी एडवाइस ये है कि इसको स्मेल नहीं कराएं, क्योंकि स्मेल कराएंगे तो ये डॉग जो है स्ट्रेट वे आपको मिलिटेंट के पास लेके जाएगा डायरेक्ट, जी और हम लोग ट्रैप में फंस सकते हैं। और ज़्यादा दूर तो मिलिटेंट है नहीं, यहीं पे है कहीं आसपास। जी एंड आई हैड टू टेक अ कॉल, आई सेड यस, बिल्कुल सही बात है। मैं कहा अभी नहीं स्मेल कराएंगे। बोला साहब बाद में देखेंगे, ज़रूरत होगी तो, अभी हम अपने आप सर्च करते हैं। वी वेंट इन फॉर सर्च। उस सर्च के बीच में हमने देखा तो सामने झाड़ी के बीच में मैसेज। मैंने बोला यार, उन्होंने फायर किया, मैंने करते करते ऊपर में ऐसे थोड़ा हल्की सी चढ़ाई थी, झाड़ियाँ थी बहुत ऊंची ऊंची, जी मतलब हमारे गोरखा की उससे ऊंची ऊंची झाड़ियाँ थी। अच्छा। इतना थी, वहीं पे था। मैं ऊपर गया तो मैं उसको बोला यार ख्याल करना, इधर से ही फायर किया था उन्होंने। वो साइलेंसर वर्जन ना, AK-47 में साइलेंसर वर्जन लगाते हैं, उसका साउंड एक अलग आता है, पुट पुट ऐसी छोटी सी आती है। मैं कहा इधर से ही फायर किया था, ख्याल रखना। ऐसे जब बोल रहा हूँ तो वो मैंने देखा कि वो दो मिलिटेंट वहाँ पे, दे वर फायरिंग एट मी, ऐसे सामने, एंड दे वर फायरिंग एट मी, दे हैड फायर्ड एट मी, और मैंने उनको देखा और मैंने जंप किया। बट मुझे ये पता था कि पहले भी एनकाउंटर्स बहुत हुए थे हम लोग के। मैंने कहा कि आज तो लगनी है गोली, बिकॉज इट वॉज वेरी क्लोज लाइक दिस, एंड दे हैड फायर्ड। मैं कहा मिस नहीं कर सकता कोई। कूदा, मैं जवान था मेरा, उसके उधर किनारे गिरा, तो गिरने के बाद से मैंने रियलाइज़ किया, मैंने देखा कि आज तो शायद गोली लगी होगी ज़रूर। तो मेरे को याद है कि हमने ब्रीदिंग रखी तो सांस चल रही थी, तो मैंने कहा ठीक है यार, आज भी कहीं लगी होगी तो इधर उधर लगी होगी, लेकिन जिंदा है, मतलब ठीक ठाक है। तो उसके बाद से वो मिल्टन सामने थे हमारे। फॉर्चुनेटली हम दोनों के बीच में पेड़ था एक, तो हमने काफ़ी फायर करते रहे इधर, ऐसे ऐसे करके, जैसे सो कॉल्ड पिक्चर वाली होती थी हुआ। फिर एक मैगजीन हमारी ख़त्म हो गई, फिर हमने किसी को बोला कि भाई मैगजीन ख़त्म। तो वो मैगजीन जब मैंने निकालने के लिए अपना हाथ डाला यहाँ पे, तब दिखाई दिया कि ये सारा ना गीला था यहाँ पे। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये ब्लड था, और वो मैगजीन पे एक्चुअली बुलेट्स ने मेरी मैगजीन पे लगी थी वहाँ पे। अच्छा। बस्ट चेस्ट पे ऐसे, जी तो वो निकल गया वहाँ से, और फिर कोई और आया, उसके बाद से हम लोगों ने फायर किया। तो दैट वाज द बेसिकली ऑपरेशन। इट वाज अ गुड ऑपरेशन। यू फिनिश्ड ऑल द मिलिट्री। हाँ, तो 4 की तो बॉडी वहाँ मिली थी। इट वाज अ ग्रुप ऑफ 12 मिलिटेंट। आई विल नॉट नेम द पार्टी एंड ऑल, बिकॉज ये चीज़ें ठीक नहीं है। जी दे वर गुड मिलिटेंट्स देयर। और उसके बाद से करीब बाद में उनके आज़ाद कश्मीर वगैरह की न्यूज़ में था, इस्लामाबाद की रेडियो न्यूज़ में था, जी उसमें आया था कि इनको हमने मार दिया है, मतलब मेरे को। अच्छा। तो आई वॉज फेमस और इनफेमस, यू कैन कॉल इट। कश्मीर की न्यूज़पेपर्स में भी नाम आया था कि हमने फलाने फलाने को मार दिया है, हेडलाइन में। अच्छा तो क्योंकि लोगों ने मुझे देखा नहीं, वहाँ से मैं इवैक्यूएट होकर हॉस्पिटल आ गया था। जी। तो इट वाज अ गुड ऑपरेशन। और उसके बाद से हम थोड़ा ट्रीटमेंट वगैरह हुई, और फिर हम वापस आ गए थे फिर वहाँ पे। आप तो ऐसे बोल रहे थे हैं कि नहीं, मज़ा है बड़ा यार, इजी रहा होगा। मज़ा है, क्यों नहीं। आपको आपके अपना काम करने में आनंद आता है ना, जी तो यार और क्या, सबको आनंद आता है। देखो भैया, ऐसा है कि बड़ी, या तो अगर वो कहते हैं ना, एक फियर होता है, जी हर इंसान को डर लगता है, लेकिन उस मौके पे कोई बोलेगा सर आपको डर नहीं लगाता है, क्यों नहीं डर लगता है यार, किसको डर नहीं लगता है। एक कहावत है मानेक शाह की, एक बड़ी फेमस सी कहावत है, जी। सैम मानेक शाह, जी जो फील्ड मार्शल मानेक शाह की बात जी। करो, वो भी गुरखास के थे, हमारी रेजिमेंट के थे। जी तो उनका एक लिखा है, मतलब कि अगर कोई बोलता है सिपाही कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है, और या तो वो गोरखा है। ये आप कहीं पढ़ भी सकते हैं, इसको, ये लिखा सुना है, है। मानेक शाह का लिखा है कि वो कोई बोले कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, या तो झूठ बोल रहा है वो, और नहीं तो या वो गोरखा है। मतलब ये उनकी कही बात है, मानेक शाह की। जी उनकी बहुत रेस्पेक्ट है दुनिया में। तो हम तो, आई ऑल्सो फील ग्रेट दैट हम लोग गोरखास गए। तो नॉट दैट फियर इज़ देयर, डर होता है सब लोगों का, बट वो एक डर का स्टेज आता है जब एक स्टेप आगे पीछे करने में, जी वो आपने अगर वो स्टेप आगे ले लिया तो आपने ले लिया, और अगर पीछे ले लिया तो अगला कदम शायद मुझे लगता है आपको आगे लेने में बहुत मुश्किल होगी। जी ये फिनोमेना आई थिंक होती है, चाहे वो किसी भी वॉर में जाते हैं लोग क्या करते हैं, इसलिए लोग पुश करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, जोश चलते रहते हैं। एंड अदरवाइज उस दिन, उन दिनों में, मैं इससे रिलेटेड एक छोटी सी आपको अलग, अगेन आई एम गिविंग ए स्टोरी। मैं जब आया तो मेरे हाथ में अभी भी इधर बैंडेज वगैरह लगा था, और मेरी डॉटर्स जो थी बहुत छोटी छोटी थी, उनको पता नहीं, याद भी नहीं होगा कि मेरे को चोट लगी थी नहीं लगी थी।
मैं कश्मीर से आया जहाँ पे ये लोग थे, पंजाब में थे। तो हम लोग बैठे थे, मी एंड माई वाइफ। जी तो रात की बात थी और बैंडेज था, वही बैंडेज के साथ में ही मैं गांव गया था फिर बाद में, जो मैं बताया ना मदर जी, को मिला, जी। जो बोलने लगी कि तेरे को। जी तो मैं पहले वाइफ के पास आया था, उसके बाद से हम लोग गए थे। तो वाइफ के पास, तो वाइफ ने का एक सवाल था, थिंग वॉज वेरी वेरी स्ट्रांग। जी शी जस्ट वेरी कैजुअली आस्क्ड मी, आप आए हो, आप एक तरह से सो कॉल्ड, इट वॉज अ डेंजरस सॉर्ट ऑफ अ थिंग, जी इट कुड हैव बीन फेटल। तो उन्होंने ये पूछा कि भाई कि आप हमारी याद नहीं आती कभी, जी या मेरी कभी याद नहीं आई जब इस टाइप के आप लोग एनकाउंटर, क्योंकि घरों में नहीं पता होता ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सही तो बात। बताने की जरूरत जी। भी नहीं होती। तो आपको मेरी याद नहीं आई, ये बड़ा एक वो क्लोजनेस की बात होती है ना, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। वाइफ sir. का पूछना, हम लोग यंग थे, एंड आई हैड टू रिप्लाई, मुझे जवाब तो देना था उसको ना। जी अब ये बोलूँ भाई कि तुम्हारी तो याद हमेशा आती है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये भी बात थी कि नहीं आई थी। तो आप अगर ऐसी याद आती तो फिर ये आप ये गोला बारूद क्या करा रहे हो, आप जी चोटू लगा क्या रहे हो। एंड आई रिमेंबर दैट, मैंने उनको ये बोला कि ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारी याद ना हो। जी और ये शायद सच्चाई थी। उनको मैंने ये बोला कि यार देखो, उस वक्त में किसी की याद नहीं है। मैं कहा अगर ये बोलूँ कि कोई याद नहीं थी तुम्हारी, ये सच्चाई है, और ये भगवान का शुक्र है कि तुम्हारी याद नहीं थी मेरे साथ, नहीं तो मेरा दिमाग कहीं और विचलित हो जाता ना। जी लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे साथ नहीं हो। आपकी जो शक्ति है ना, चाहे वो वाइफ हो, चाहे बच्चा हो, चाहे माँ बाप हो, आपकी वो एक पावर होती है ना, इट टेल्स यू टू मूव, टेल्स यू टू डू दैट ड्यूटी। जी सर। तो आप एग्जिस्ट तो करते हो हमेशा, मे बी बिकॉज ऑफ योर पावर दैट वी आर टुगेदर हियर, साथ में, इसलिए हम लोग। Yes. सो ये चीज़ें हैं, होती हैं ये। सर मिलिट्री की लाइफ जो है आपकी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, यस। लेकिन उसके बाद की लाइफ और भी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड लगता है। तो मुझे लगता है कि ये मिलिट्री के लाइफ के बाद का जो ट्रांजिशन है उसको किस तरह से आपने मैनेज किया? तो काफ़ी टफ भी रहा होगा, आई थिंक सो। वेल आई थिंक ट्रांजिशन कोई भी हो, आपको एक स्टेटस है जिसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक वहाँ पे होता है, क्योंकि ट्रांजिशन में है कुछ लोग परेशानियाँ होती हैं, एक तरह का लाइफस्टाइल होता है। आपको सवेरे से शाम तक या 24 घंटे में आप वैसे बिजी रहते हैं। सडनली आप मान लीजिए रिटायर हो रहे हैं या होने वाले हैं या रिटायर हो जाते हैं, तो आपकी लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाती है। आपका वो ऑफिस का काम ख़त्म हो जाता है, आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऑलमोस्ट इट कम्स टू अ स्टैंड स्टिल, आप कह लो, रुक सी जाती है ज़िंदगी, काम रुक जाता है। आप काम करना रोक देते हैं, वो आपकी ज़िंदगी नहीं रुकती, ये ख्याल होना बहुत ज़रूरी है। वही मैंने कहा, इसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों में परेशानियाँ होती हैं, मैंने देखा है लोगों को, जी और आपने देखना है कि आप कैसे अपने आप को रखना चाहते हैं, जी एंगेज कैसे रखना चाहते हैं। वो हर इंसान की बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ लोग अपना गोल्फ खेल के भी रखना चाहते हैं, दे आर एन्जॉइंग देयर लाइफ, भाई ठीक है। कुछ लोग ये कहते हैं कि यार हमने बहुत नौकरी की, अब तो थोड़ा आराम करना है। मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। जी मैं ज़िंदगी को महत्व देता हूँ, लाइफ को, कि उसको आप किस रूप में, ये तो हमारी ब्लेसिंग है यार। मैंने आपको जैसे पता है कि ये तो प्रकृति की शायद देन है कि आप और हम लोग इस ज़िंदगी को जी रहे हैं। जी इसको लोग अलग टाइप से डिबेट कर सकते हैं, बट मैं कहता हूँ कि ये इट इज़ अ ब्लेसिंग। ये हमारे पे किसी कुदरत का एक तोहफा है शायद, कि हमको इंसान के तौर में हम आए हैं। अब वो दे तो दिया है, अब उसको हम किस रूप में ढालना चाहते हैं, तो हमने किया। और उसके बाद से भी वो ज़िंदगी है हमारी, इतना एक्सपीरियंस है, इतना आपने अवेयरनेस लिया डोमेन में, इतनी कॉन्शियसनेस पैदा हुई आपकी, तो आप खाली अकेला बैठ के नहीं, आप कुछ कर सकते हैं। आपने अपने आप को करते जाते हैं, और ये टाइम है जब आप एक्चुअली कुछ कर सकते हैं। जी सर। आप समझें, अब एक्चुअली आप कर सकते हैं, आपके पास शायद टाइम होगा, आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो इस दौरान में जब ये रिटायरमेंट टाइम था, तो उसके बाद से मैंने भी 2-3 जॉब्स सोचा करूं। जी मुझे 2-3 अच्छी जॉब्स का ऑफ़र फाइनल हुआ था, बट जस्ट बिफोर ज्वाइनिंग मैंने ज्वाइन नहीं किया था। मुझे लगा कि मुझे कुछ करना है। जी अभी क्या करना है, तो मैं, कुछ लोग जब पूछते हैं यही सवाल, कभी लोगों ने पूछा कि सर आपका क्या स्टेटस रहा, आपको कोई डिस्टर्बेंस रही ट्रांजिशन में, मैं उनको बोलता हूँ हाँ, मैं भी कंफ्यूज था एक्चुअली। और बड़ा सुन के अजीब सा लगेगा कि आपकी उम्र थी मान लो 58 ईयर्स की, 59 ईयर्स की, और आदमी ब्रिगेडियर साहब बोलता है मैं कंफ्यूज था। ये सच्चाई है ये, बट वो कन्फ्यूज़न एक बहुत पॉजिटिव एलिमेंट है जी कि आप ना तलाश में थे कि मुझे कुछ और करना है,
क्या करना है, आप खोज रहे हो। और मैं आज भी लोगों को बोलता हूँ कि मैं उस कंफ्यूज स्टेटस को में रहने में मज़ा आता है मुझे को। नॉट कि मैं कंफ्यूज हूँ और हर चीज़ कंफ्यूज है, मैं एक रास्ते पे हूँ, बट शायद खोजता हूँ कि और क्या कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ। ये शायद एक ये मुझे ट्रांजिशन में आने के टाइम ही ये फील हुआ था, पहले से नहीं फील हुआ था। जी और मुझे अच्छी खासी नौकरी मिल रही थी, मैंने कहा नहीं, ल्यूक्रेटिव थी, अच्छी पोजीशन, अच्छे पैसे, बट फिर भी एक तलाश थी कि शायद नहीं, कुछ और करना है। ये सवाल पैसे पोजीशन की नहीं थी, शायद कुछ और की थी। और यहीं पे मैं आपको लिंक करना चाहता हूँ मेरे बचपन की, जो मैंने आपसे बातें की कि कहाँ पे तलाश, शायद आपको एक चैलेंज होता है। आई डोंट वांट टू यूज़ दीज वर्ड्स चैलेंज, लीडरशिप एंड ऑल, मैं एक सटल में रखना चाहता हूँ। तो शायद ये एक्चुअली फिनोमेना था। तो मैंने काफ़ी कुछ किया है, कॉर्पोरेट ट्रेनरशिप, एम्प्लॉयबिलिटी, मेंटरशिप एंड ऑल। और मेरे को हुआ नहीं, देन आई केम टू कोचिंग जी इंटरनेशनल कोच फेडरेशन के अंडर में, एंड आई डिड विद एन ऑर्गेनाइजेशन। तो वो ऑर्गेनाइजेशन हमको इनर मोस्ट शिफ्ट कोच बोलते हैं। जी और इट इज़ बेसिकली लिसनिंग एंड प्रोवोकेटिव क्वेश्चनिंग। इट इज़ वेरी पावरफुल। ओके देन आई गॉट इनटू मेंटरशिप एंड ऑल। जी और मुझे ये लगा कि मुझे ये क्यों करने का लगा कि मैं क्यों ऐसा जानना चाहता था। शायद मैंने पूरी ज़िंदगी यही काम किया था। लोग मुझसे कभी कभार सवाल पूछते हैं कि सर आप तो आर्मी में थे और कॉम्बैट आर्म में थे, आपको तो ऑर्डर देना वो होता है, जैसे लोग सोचते हैं कि आप ऑर्डर देने वाले में थे, ऑफिसर साहब थे, ऐसे था। जी ऐसे नहीं यार, हम लोग जितना लिसनिंग में होते हैं ना, उतना शायद ही कोई और लिसनिंग में होता होगा। आपको एग्जाम्पल दिया था ना, जबकि मेरे उसने बोला था कि यू जी। नीड टू एग्जिस्ट इन द बेली ऑफ ए सोल्जर, जी कि उस जवान को पता है कि नहीं पता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। दिस इज अ वेरी हाई डिग्री ऑफ लिसनिंग। यस तो हम लोग यही काम करते हैं, हम लोग मेंटर करते हैं, हम कोच करते हैं, हम कहते हैं कि नहीं आपको कि ये करना है, हर स्टेप नहीं बताया जाता, आप जाइए करिए, और आप करते हैं एट वेरियस लेवल्स। यस तो आप एक्चुअली अपनी पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर रहे हैं। गेटिंग इट हम जब कमांडोज करते हैं तो आपको लगता है कि कोई लिमिट नहीं होती यार हमारी एंडोरेंस की ना, एक्चुअली इंसानी एंडोरेंस की लिमिट नहीं है, आप जितना उसको स्ट्रेच करना चाहो हो जाता है वो। जी सो कहने मतलब हमारे वी आर बॉर्न विद अबंडेंट पोटेंशियल, एंड दैट इज व्हाट दिस कोचिंग डोमेन सेज, वी आर बॉर्न विद अबंडेंट पोटेंशियल। यस हम कितना करते हैं उसके आगे और है, उसके आगे और है। तो मैं जब आया इस डोमेन में तो शायद मेरी पहले की पर्सनालिटी ही मैं देखता हूँ। और मैं आज भी जब करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि जैसे एक चीज़ थी, मैंने माइंडफुलनेस की कोचिंग की, जी यू नो आई एम अ सर्टिफाइड माइंडफुलनेस ट्रेनर ऑल्सो। ओके अब माइंडफुलनेस बोलते हैं दैट यू नो इन द मोमेंट, फोकस, प्रायोरिटाइज, जो उस वक्त में आप काम करते हैं, बी इन द मोमेंट। मेरे हिसाब से NLP प्रैक्टिस भी करते या हैं। NLP का भी ऐसे, आई डिड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग प्रैक्टिशनर ऑल्सो। जी सर तो इसमें माइंडफुलनेस में मैं लोगों को कहता हूँ कि इन द मोमेंट एक्चुअली बीइंग देयर, आई सेड हु कैन बी बेटर देन अ सोल्जर। एक सिपाही से ज़्यादा माइंडफुलनेस कौन हो सकता है? कोई नहीं एंड इफ आई मे टेक दैट लिटिल लिबर्टी, नॉट इवन द सेजेस, जी साधु संत की, विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट, वो लोग एक अपने उसमें रहते हैं, एक वातावरण में रहते हैं, ध्यान करते हैं, ठीक है, उनके विद रेस्पेक्ट इज है। बट एक जो सिपाही होता है वो किस एनवायरनमेंट में काम करता है? बिल्कुल टर्बुलेंट एनवायरनमेंट होता है। जब पूरी दुनिया में, देश में, उस इलाके में भूकंप आ रखा होता है ना, तब बोलते हैं फौजी को कि आप जाओ भैया वो काम करो, है कि नहीं? जी बिल्कुल चैलेंजिंग मोमेंट हाँ, वो उसका उस सोल्जर को पूछा तो तभी जाता है जब वो एनकाउंटर में होता है। तभी तो आप सोल्जर को याद करते हो ना कि उसने भाई बहुत अच्छा काम किया है। अगर वो चुपचाप कहीं बैठा था, आप याद करते हो? नहीं करते हो। तो सोल्जर जो काम करता है ना, वो जब टर्बुलेंट एनवायरनमेंट में होता है तब वो काम करता है। लेकिन एक ख्याल करने वाली बात है, मैंने आपको एक एनकाउंटर की बात बताई, उस एनकाउंटर में जब फायरिंग आ रही होती है तो उस समय एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको एब्सोल्युटली पीस, शांत होना बहुत ज़रूरी है। आपको एग्जैक्टली शांत होना बहुत ज़रूरी है। जब मैंने बताया ना कि वाइफ ने अगर मुझसे सवाल पूछा जी तो मैंने कहा कि आपको फोकस्ड इन द मोमेंट होना बहुत ज़रूरी है फॉर डूइंग दैट जॉब, जी सर एंड दैट इज़ व्हाट द माइंडफुलनेस इज। सो आई से कि यार हु इज़ बेटर माइंडफुलनेस ट्रेनर देन अ सोल्जर। सो ये मेरे करने से क्या है, आई को रिलेट माई लाइफ, एंड देन व्हाट हैज़ हैपन दैट ये सारी चीज़ें सेल से रिलेटेड हैं। देन आई रियलाइज कि हाउ एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी एक्ट्स, रिएक्ट्स। जी और आजकल लोग वो कहते हैं ना, एक लाफ्टर क्लब्स होता है, जैसे जी। लोग हाँ हाँ हंसते हैं लोग, दे डू समथिंग बिकॉज दे आर वांटिंग टू प्रोड्यूस समथिंग इन द बॉडी, दे आर वांटिंग टू टेल द सेल्स। सो आई विल जस्ट टेक अ
आई केम अक्रॉस, मैं इन बातों को सोच रहा था कि ऐसा होता क्यों है। और मैं बुक्स को कुछ पढ़ रहा था तो मेरे को सडनली कोई एक दो बुक्स आई सामने, जी एंड आई कैन टेक दैट बुक्स नेम हियर ऑफ कोर्स, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ. अच्छा नाउ इट साउंडेड वेरी, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, योर बायोलॉजी डिक्टेट्स दैट योर, आप जो है ना, आपकी जो बिलीफ है उससे आपकी बायोलॉजी डिक्टेट हो जाती है. अच्छा जो आप विश्वास करते हैं ना, जो आप करते हैं उससे आपकी बायोलॉजी डिक्टेट होती है. ये फिक्शन नहीं है, ये इट इज़ रिटन बाय अ डॉक्टर, एक्सपेरिमेंटल बुक है ये, अच्छा बायोलॉजी ऑफ बिलीफ. आप जो विश्वास जिससे, तो वही है जो ताली बजाते हैं ना, वो हा करते हैं, लाफ्टर क्लब है. इट इज़ बेसिकली आपकी जो बिलीफ है उसको आप बायोलॉजी में अपना ट्रांसफर कर रहे हैं. जी हमारे अच्छा, गांव देहात में लोग बोला करते हैं कि बेटा खुश रहा करो, अच्छी संगत में रहा करो, हंसो. ये क्या चीज़ें हैं, यही तो है ना एक्चुअली देखा जाए, जी। इफ़ यू रियली सी दैट वे. सो इट इज़ लाइक दिस. सो दिस इज द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, एंड उन्होंने प्रूव किया हुआ है. देयर इज अनदर बुक, व्हेन आई वाज रीडिंग थ्रू इट, सो मेरे को ना एक दूसरी बुक मेरे डेस्कटॉप पे नज़र आई, जी मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन. मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन, दे आर सिमिलर टाइप बुक्स, कि हम जैसा सोचते हैं ना हमारे सेल्स वैसा काम करने लग जाते हैं. ये फैक्ट है ये. और हम फौज में करते हैं, हम लोग कहते हैं ना माइंड सेट. जी इट इज़ दैट पीपल से कि आप माइंडसेट बनना चाहते हो, आप ये करना चाहते हो, तो आप ऐसे ऐसे करो, आप 10 स्टेप करो, रोज जो ऐसे काम करो, आपका अपना माइंडसेट चेंज हो जाएगा. जी आप धर्म के नाम पे जाना चाहते हो, आप पूजा करना चाहते हो, आपको आप आप हम लोग छोटी हैबिट्स को ऐसी तो करते हैं ना, कोई जी। भी एक्शन हम रिपीटेडली करते हैं वो आपकी हैबिट बन जाती है ना, जी ऐसे नॉर्मल ज़िंदगी में. सही बात। और जो वो हैबिट बन जाती है, वो हैबिट बार बार जब की जाए वो आपका बिहेवियर हो जाता है ना, कि यार वो बिहेवियर हो जाता है ना, जो बार बार जी। चीज़ें होती है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में चीज़ में आ, वो हैबिट बनती है, हैबिट से बिहेवियर बनती है, और जो बिहेवियर बनता है वो आपको क्या बोलते हैं, वो कैरेक्टर सा बन जाता है ना आपको, जी भाई फलाना आदमी ऐसा है. जी वो उन हैबिट्स जो एक आपने एक्शन किया था, उसी हैबिट से आपका बिहेवियर, बिहेवियर से कैरेक्टर, और वही कैरेक्टर आपकी डेस्टिनी बन जाती है कि नहीं. आपको डिफाइन करते हैं। सिंपल है यार, कोई जी। बड़ी सी चीज़ है, मैं आई टेक इट की बहुत सिंपल सी चीज़ है एक्चुअली, बट वो स्टार्ट वहीं से होती है. दैट इज़ हाउ इट इज़. बट ये सारा कुछ सेल का स्ट्रक्चर है. इफ़ आई वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ, आई नीड टू हैव अ कंट्रोल ऑन दो सेल्स, टेल देम दैट डू दिस एंड दे विल डू इट. आपने बोलना जरूरी है, लेकिन आप उसको झूठ नहीं बोल सकते. दे आर वेरी जी। स्मार्ट पीपल. ओके, जी ये नहीं कह सकते सर मैं रोज़ तो बोलता हूँ लेकिन करता तो है नहीं, ऐसा नहीं. अब आप बोलें। भगवान के सामने रोज़ जाते हैं और बोलते हैं यार रोज़ मैं 1 घंटा पूजा करता हूँ. लाइक आप लोग कहते हैं, आपको ये कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड का, जी मर्फी की जो बुक है आपकी, तो उसमें ही बोलते हैं कि यार नहीं, उन्होंने उसमें लिखा है कि आप मेडिटेट करो, आप ये करो, आप मैनिफेस्ट करो, आपको ये मिलेगा. बोलता है यार मैनिफेस्ट करने का मतलब ये थोड़ी कि आप दिन भर वहाँ बैठे रहो मंदिर में या मस्जिद में या उसमें चर्च में, और आप बोलोगे कि शाम को पैसा आ जाएगा. ये कौन सी बात होती है. नहीं, बात वो होती है कि आप मैनिफेस्ट करते हो, आपकी पूरी फीलिंग्स 100% होनी बहुत ज़रूरी है. आपकी पूरा जो जहन है ना, पूरा ज़मीन, आपका पूरा सिस्टम जो है उसमें डिवोटेड होना बहुत ज़रूरी है. और जब डिवोटेड होगी ना तो वो चीज़ आपकी कहीं ना में कहीं से आएगी। कनेक्ट होती है, वो चीज़ आपके पास आएगी. आपको वो आपकी रिसोर्सेज बिल्डअप होंगी कि आपने काम करना है, आपको मोटिवेट करेगी कि अब चलना है. आप जब निकलोगे रास्ते पे ना उस भाव से, तो आपको नज़र आएगा. मैंने ये एग्जांपल दिया बुक का, जी मैं सोच रहा था कि ये कैसे होता है, और मेरे को सामने बुक आई, मुझे बड़ा अजीब सा लगा, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, इट इज़ अ फैक्ट. जी मुझे बड़ा अजीब लगा कि यार यही तो चीज़ मैं खोज रहा था, तो ये किताब सामने आ गई. और जब मैं वो किताब पढ़नी शुरू की उसको, तो दूसरी बुक आई, मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन. दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस. तो आप जो सोचते हैं ना, वो कहते हैं ना कि ब्रह्मांड में सब चीज़ है, जी एवरीथिंग इज अवेलेबल. दिस इज वन ऑफ द फिलॉसफीज एंड आई एक्सेप्ट, एग्री टू दैट. ये तो हमारे ऊपर है कि हम क्या उसमें से ले पाते हैं. जी हर चीज़ है, और हर चीज़ है. लोग कहते हैं कि शायद 0.01% भी हम लोगों ने हार्नेस नहीं किया है ब्रह्मांड का. तो हम वो हमारी पोटेंशियल पे है. और वहीं पे खैर सेजेस वगैरह आते हैं, दे कैन सी थ्रू जो एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं. जी So anyway, we'll not drift from the reality and non-reality and issues onto that dualism वगैरह पे. But point is that is how they are little different. अंडरस्टैंड सर। है ना. जी और कुछ चीज़ों को आप विजुलाइज, जो आज चीज़ है वो रियल है, जो आपको जो जी। दिखती है वो रियल है, लेकिन आप जो ड्रीम कर रहे हो, कुछ चीज़ सोच रहे हो, वो एक्चुअली तो रियल नहीं है ना, दिखी नहीं है ना. जी लेकिन आप उसको ड्रीम में तो सही मान रहे हो ना कि हो सकती है, जी उसको आप ले आते हो, आप कार्यान्वित कर लेते हो,
तो आपकी रियलिटी हो जाती है वो सम तो चीज़ें छोटी हैं बट इट इज़ फाइनली दैट सेल. सो व्हेन आई वांटेड टू डू रिसर्च मे बी इन माइक्रोबायोलॉजी, जी. टुडे आई एम स्टडिंग दैट सेम सेल. So it can be Cycle. interrelated. Cycle is come जी. up there. So I said that I think it is there. So and it is up to you. आप कितना ज़्यादा explore. And today one is in that domain की I say that I am in domain of maybe awareness. जी. The consciousness is one quality. आप जितना ज़्यादा समझोगे, सोचोगे, आप करोगे, आपको उतना अच्छा रहेगा. आपकी विजन विजडम आपकी रहेगी. ओनली थिंग इज दैट उसमें जजमेंट नहीं डालना है. वी आर बाय नेचर वेरी जजमेंटल. जी. कि आपने ऐसा बोला तो फलाना ऐसा है, जी. या उसने ऐसा बोला तो वो ऐसा आदमी है. नहीं, जजमेंट को हमने अगर अलग रख सकते हैं एंड वी कैन हैव अ प्योर अवेयरनेस, आई थिंक दैट डज लॉट ऑफ गुड टू यू इन डिसीजन मेकिंग इन लाइफ. क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो आपकी बहुत सारी चीज़ें हो सकती जो मुझे नहीं पता है. बहुत सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ मुझे खुद भी नहीं पता होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ. बहुत सारी चीज़ें सबकॉन्शियसली होती हैं. तो दूसरे के बारे में कैसे जजमेंट ले सकता हूँ. आई थिंक वहीं पे थोड़ा सा हमारे में ह्यूमन बींग्स में डिफरेंस आना शुरू हो जाता है. वहीं पे जो लोग और भी थोड़े महानुभाव लोग होते हैं वो थोड़ा सा बेटर होते हैं. लोग दे कैन सी थ्रू इट, नॉट दैट दे आर रियली सी थ्रू इट. दे कैन से कि ठीक है यार, उसकी अच्छाई को देख रहे हैं, वो बुराइयों को नहीं देख रहे हैं. सो दैट्स हाउ दी लाइफ. सो आई एम इन टू दैट डोमेन एंड आई एम एन्जॉइंग दैट. आई डू माई कोचिंग, आई डू माई मेंटरशिप. I have been going on little talk shows. People call me to listen to some stories of the life. So I, of course, do it on empowering excellence. जी. This is what I feel it. A lot of deliberation that excellence is one phenomena जिसका कोई अंत नहीं होता. आप एक डोमेन से जाते हैं तो दूसरे डोमेन पे. It is an ongoing phenomena of excellence. Life is a series of excellence. जी. It is unending. And to have that, you need to have that constant evolving विजन एंड विजडम. और आपके जहन में वो चीज़ होनी चाहिए. दैट इज़ द एम्पावरमेंट. सो दैट्स व्हाई आई कॉल इट एम्पावरिंग एक्सीलेंस. एंड हाउ टू डू इट? यू नीड टू लीड योर लाइफ. जस्ट सिंपल एज दैट. बी कॉन्शियस दैट दिस इज अ लाइफ ऑफ वर्थवाइल एंड दैट्स हाउ इट इज़. और ये सबकी रीच में होता है. जी. सो दैट्स हाउ इट इज़. सर, इस डिस्कशन को आप कैसे कंक्लूड करना चाहेंगे? यार मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जो बताया पहले ना कि ज़िंदगी को का फील होना हमको सबको बहुत ज़रूरी है. ये मैं हमेशा बोलता हूँ. और ये बोलने की बात नहीं है कि ज़िंदगी एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग है हम लोग के लिए. जी. इसको हम हर इंसान को समझना जरूरी है. ठीक है, हर तबके में परेशानियों के दायरे में रहते हुए भी कोई बोलेगा सर आप ऐसे बोल रहे हैं. लेकिन कभी मैं हैं, मेरे बहुत लोग हैं, बहुत अलग अलग कैटेगरी के हैं. ज़िंदगी को ब्लेसिंग मानना बहुत ज़रूरी है. जब आप ब्लेसिंग मानते हो ना तो आपकी चीज़ें अंदर रिसोर्स डेवलप होती हैं और आपके रास्ते निकलते हैं. इसको उस नज़रिया से देखना जरूरी है. और मैं जब कोचिंग कर रहा था, जब ट्रेनर था, तो मेरे जो गुरु जो थे वो एक बात कहते थे. वो एक लाइन बड़ी अच्छी लगी मेरे को. कहते कि एक सवाल था उसमें, उन्होंने बोला कि व्हाट इज़ गुड इन दैट बैड. जी. व्हाट इज़ गुड, उस कमजोरी में ताकत क्या है, या उस बुराई में अच्छाई क्या है. आप जब इस मानसिकता से जब सोचने लग जाएंगे ना तो आपको हर चीज़ें अच्छी लगने लग जाएंगी, है कि नहीं. जी. कि उस बुराई में अच्छाई क्या है. और उस सीइंग दैट मुझे बहुत प्रोफाउंड लगा. तो इस लाइफ को जीना बहुत ज़रूरी है, एक खुशी से जीना ज़रूरी है. और जब चैलेंजें आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, तो उसमें और पुश करना ज़रूरी है. गेटिंग इट. पुश करना ज़रूरी है. वो एक स्टेप आता है जब आदमी थक जाता है, जब कहता है अब इसके बाद से कुछ नहीं है. आपने उस जंक्शन पे अपने आप बोलना है. आपने एक पिक्चर देखी आई थी, वो कौन सी आई थी जिसमें एक वो हीरो बोलता है ना हाउ इज़ द जोश. कौन सी पिक्चर दी आई थी ना? जोश मूवी थी. नहीं, जोश नहीं, उड़ी. जी. उसमें नहीं कि हीरो बोलता है हाउ इज़ द जोश. जी. व्हाट इज़ इट. वो कहता है कि नहीं ये सब चीज़ बोलो. वो आपको इंस्टिल करना चाहता है. वो ही वॉन्ट्स टू टेक यू देयर. तो लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी ऑल हैव दैट रिसोर्सेज. हम सब के अंदर वो काबिलियत होती है. इट इज़ ओनली कि जब वो कन्फ्लिक्ट आता है, कभी हमारी बिलीफ पैटर्न्स होती हैं, रुकती हैं, आपको रुकावट डालती हैं, उस समय धकेलना जरूरी होता है. इसलिए हमारे दोस्त होते हैं, कहता है नहीं यार चलना, मैं हूँ ना साथ तेरे. जी. तो चल, होता है ना. जी. तो ये कोई बहुत बड़े मंत्र नहीं होते हैं, ज़िंदगी में सबके साथ रोज़ गुजरती हैं. ये हमको एहसास करना जरूरी होता है. तो मेरा अपना लेसन है कि ये सिर्फ कहने के लिए मेरा एक्सपीरियंस्ड है. एंड मैं आज इन्हीं बातों को करके जीता हूँ और बहुत कन्विक्शन से बोलता हूँ, बेली से, पेट से. जी.
ये मुंह से नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने इस हर शब्द को जिया है हमने अपनी ज़िंदगी में। गेटिंग इट। तो इसलिए क्या है कि इंसान को देखना है, तकलीफ़ें परेशानियाँ आती हैं, और कोई ऐसा, वो कहते हैं ना, एक छोटी सी बात होती है कि कोई ऐसी रात नहीं जिसका सवेरा नहीं होगा, कोई ऐसा सूरज नहीं होता जिसके ऊपर साले बादल नहीं गिरते, जी कोई ऐसा बादल नहीं है जो सूरज को ढक सकता है। यू कैन टेक इट द वे यू वांट इट। लेकिन ये भी कहना नहीं है कि सर ये तो बातें अलग हो गई, फिलोसफिकल मेटाफोरिकल हो गई, ज़िंदगी अलग होती है। नहीं, अलग नहीं होती। ये आप अपने आप को सेल को कैसे बताते हैं, अपने आप कैसे होते हैं, आपको रास्ता मिलेगा। ठीक है, किसी को अभी इमीडिएट मिल जाता है, और वो क्यों मिलता है वो बाद में हम करेंगे। किसी को जल्दी क्यों मिलता है, किसी को बाद में क्यों मिलता है। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से, दैट वी हैव टू बी पॉजिटिव माइंडेड। अपने पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, अपने को देखना ज़रूरी है बहुत। जी सेल्फिश होना नहीं है ये। आप जब अपने को जानेंगे ना तो आपको हर चीज़ अच्छी नज़र आएंगी। अगर मैं खुश हूँ ना तो मुझे हर चीज़ खुशी नज़र आएगी। मैं अच्छा हूँ तो मुझे हर इंसान, हर एक्शन नज़र आएगा। कोई गलत काम भी कर रहा है ना, और ऐसे वारदात हुए हैं बहुत सारे जिसे हम कहते हैं कि नहीं यार, मैं जब से रिटायरमेंट बाद से मैंने चेंज करना देखा है कि मुझे में अपने में ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखती है। बाकी की तो क्या दिखेगी, बात छोड़ो। जी आई थिंक इट इज़ फॉर गुड, नॉट दैट आई एम ट्राइंग टू बिकम अ सेज और समथिंग लाइक दैट, नॉट दैट वे, जी। बट इट इज़ अ गुड लाइफ। गांव जाते हैं सर आप? हाँ, गांव तो बिल्कुल, गांव से बहुत शायद मेरे माँ बाप हमको लेके जाते थे, और एक प्यार सा है वो हम आज भी कंटिन्यू रखते हैं। हम लोग करीब 3-4 बार गांव में साल में जाते हैं आराम से। करीब 4.5-5 महीने का दौर जो है गांव में गुजरता है। मैं अभी भी करीब हम लोग 1 महीने से रह के आए गांव में, गर्मी में ही, और अच्छा लगता है, बहुत सुकून सा मिलता है। जी आई थिंक हम लोग फाइनली उस सुकून की तलाश में रहते हैं, चाहे वो कुछ भी करें, एक शांति की तलाश ज़रूर है, वो वहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। अब गांव में ऐसा है कि गांव का एक रूपरेखा है वो चेंज हो गई है। कितना बदला है सर आपके ज़माने से, आपके बचपन के बदलाव ज़माने तो अच्छा है ना। से? जी लोग कहते हैं ना कि एक ही चीज़ अच्छी है, वो की है कि हर चीज़ बदल रही है, उसमें अच्छाई है। बदलना बहुत ज़रूरी है। हमारी चमड़ी बदलती है यार, हमारे बाल बदल जाते हैं, सब कुछ हमारा सेल्स हमारे रीजनरेट होते हैं बॉडी के, हर चीज़ तो चेंज हो रही है। अगर वह चेंज ना हो तो मुश्किल है। प्रकृति चेंज हो रही है, तो चेंज इज़ दी ओनली कांस्टेंट। तो जब ये कहावत, ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गांव में भी चेंज होना बहुत ज़रूरी है। उसको ये बोलना है कि मेरे टाइम में ऐसा होता था तो आज के टाइम में ऐसा होता है, ये जनरली लोग होते हैं, हमारे जैसे वाले लोग बोलते हैं ऐसा। मैं उस बात को उस शब्दों में बोलना ठीक नहीं समझता। हम भी बोलते हैं कभी कभार जी लेकिन आई थिंक वो नहीं है। जो चेंज हो रहा है आज के टाइम के हिसाब से है। हाँ, कुछ एक चीज़ें हैं जो आ गई हैं, जैसे मोबाइल है, हम लोग खुद भी डिपेंडेंट हो गए हैं उस पर। 4 आदमी बैठे हैं तो हम चारों आदमी बैठे हैं तो मोबाइल लेके बैठे होते हैं। इट इज समथिंग लाइक दैट। आई थिंक कुछ एक टाइमिंग्स होनी चाहिए कि लोग फैमिली में बैठे हैं तो उस टाइम में नहीं टच करना चाहिए, उसको रख दो। सोने के टाइम जा रहे हो तो इतने बजे हम अपना एक दूसरे कमरे में रख दो, डोंट अटेंड टू इट। जिसको आज लोग कहते हैं कि मोबाइल डिटॉक्सिफिकेशन समथिंग लाइक दैट, तो ये शब्द लोगों ने निकाल दिया। बट गाँव का जो है, ये बहुत सारी चीज़ें हर जगह आ गई हैं। अब ये तो हर जगह है। आप उसके मोबाइल के फ़ायदे भी बहुत हैं। आप एक बार करो तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपके डोर स्टेप पे आ जाती हैं। उससे क्या होता है कि लोग पैदल चलना छोड़ गए हैं लोग। तो आज की लाइफस्टाइल है, दिस इज़ हाउ इट इज़। बट चीज़ें ट्रांसफॉर्म हुई हैं, चेंज हुई हैं, एंड आई ओनली होप दैट दे आर ऑल फॉर गुड। उनमें गुडनेस देखनी है, उनमें कमियां हैं जिसको शायद पहले भी कमियां रहती होंगी, लेकिन आई थिंक आज के टाइम में कुछ एक चीज़ें हैं जो डेली लाइफस्टाइल में हैं, वो उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइजेस रिड्यूस हो गई हैं। एक दूसरे के लिए शायद रिलेशनशिप पे चेंजेस आ गए हैं बहुत, क्योंकि आदमी बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, और रिलेशनशिप इज़ सो इम्पॉर्टेंट। और आपकी तो गांव में मुझे ये लगता था कि वहाँ पे लोगों से मिल के वो प्योरिटी बहुत होती थी। आज भी हम जाते हैं तो क्या है, मुझसे किसी ने लेना है ना मैंने कुछ, लेकिन लोग आते हैं। मेरा टाइम सबसे ज़्यादा बिजी जो होता है ना, जब मैं गांव जाता हूँ तो लोग आते अगर हैं। मैंने सवेरे अपना काम नहीं कर लिया ना टाइम से, तो मुझे मैं 10 बजे तक कभी ब्रश नहीं कर पाता हूँ, अगर वो छूट गया तो। लोग मिलने आते हैं और मिलने आते हैं कि चाचा जी आए हैं, फलाना आए, किसी के दादाजी लगता हूँ, किसी चाचा जी लगता हूँ, इससे कम तो किसी नहीं लगता हूँ। और वो कोई मिलने के लिए आएगा, वो प्यार है यार। वो आपसे कुछ मांगने के लिए नहीं आता है, वो क्यों आएगा मेरे पास भाई जी। या मैं भी जब गांव में जाता हूँ, कोई बैठेगा, अरे चाचा जी आप आए हैं, बैठिए ज़रा। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मैं वहाँ पे ना एक कुछ काम करा रहा था कई 3-4 साल पहले गांव में, कुछ वॉल शॉल बना रहा था, और लोग कह रहे थे कि सर वहाँ पे लोग वो हैं और वो लोग
इस कास्ट के हैं वो करते हैं लोग, गांव में जैसी बात जी। होती है कि लोग परेशान होंगे, लोग एंटी है। मैं कहा नहीं, कोई नहीं एंटी है, क्यों एंटी होगा यार। हम गए वहाँ पे, वो वॉल बना रहे थे और मुझे याद है काफ़ी गरीब सा परिवार था, जी जिस परिवार को लोग कहते थे कि वो लोग सबसे ज़्यादा दुविधा डालेंगे। जी मैं वहाँ खड़ा था दोपहर में, बिल्कुल ये मई जून की इसी टाइम की जी। बात थी, बहुत गर्मी थी। वहाँ से एक औरत निकलती है घर से, और आपको बता रहा हूँ कि ये हमारी सोच और वहाँ पे ये एक्शन है। जी। ये वो औरत निकलती है और एक प्लास्टिक की जो चेयर होती है जी। वो लेके आई। चेयर पे ना पीछे बैक नहीं था, टूटा हुआ जी। चेयर का, नीचे भी टूटा था। कहती है चाचा जी आप खड़े मत होइए, आप बैठ जाइए, मेरे पास यही है कुर्सी। मतलब अभाव है गांव में अभी, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कितनी फिर भी अमीरता है भाई। फिर भी उस अमीरी दिल की अमीरी दिल है। की अमीरी, जिसको हम कहते थे कि शायद ये लोग बहुत रुकावटें डालते हैं, अच्छे नहीं हैं। मैंने कहा कि उस पूरे एरिया में फिर मैंने अपनी तरफ से, हमने कुर्सियाँ खरीदी, दी। अच्छा नहीं लगा कि मैंने खरीद के दूँ, नया दोनों दूँ, लेकिन उस लेडी का वो जो भाव था ना, जी मैंने कहा कि मैं तो उसको कभी भी पे नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। बट इट वॉज सो रिच, जी आई एम गेटिंग इमोशनल बाई नैरेटिंग दैट इंसिडेंट। तो ये गांव की, और ये गांव के नहीं, हर जगह आफ्टर ऑल हम लोग के रूट्स वही हैं सबके यार। जी इसको भूलना नहीं चाहिए। आई थिंक हम गांव जाएं चाहे ना जाएं, आई थिंक हम लोग की सोसाइटी उसी बेस पे बनी हुई है। सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी वेरी, सो दिस इज आई थिंक वो निचोड़ है हमारा गांव खाने का। सो आई थिंक आई एम लिटिल इमोशनल ऑन दैट इशू। जी सर। सो बट दिस इज हाउ द विलेज इज, और ये हमारी स्ट्रेंथ है शायद नेशन की, शायद हर जगह ही होगी लेकिन हमारी नेशन की है। हर गांव की अपनी अपनी खसूसियत है। आई एम फ्रॉम बिहार, पश्चिम चंपारण गाँव। आई फील प्रिविलेज टू बी देयर ऑफ कोर्स। ये बहुत हिस्टोरिकल डिस्ट्रिक्ट रही है ऑफ कोर्स, जी सर। जहाँ से गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया था, जहाँ से अशोक अपना ये अशोक की स्तंभ हैं। गौतम बुद्ध जो है ना, वहीं से उन्होंने स्टार्ट किया था। जी उन्होंने राजसी ड्रेस छोड़ के भिक्षुक उसी डिस्ट्रिक्ट से बने थे, वो उसी में पैदल चल के आए थे। जी तो आई नॉट कि हम लोग भी ऐसे हों, लेकिन एक कुछ है शायद ज़मीन में वहाँ पे, जी और मेरा गांव भी उसी में है। तो अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है, लोग बहुत अच्छे हैं। अब ये है कि हम लोग जब हैं तो उसको बरकरार रखना जरूरी है। तो दैट्स हाउ आई थिंक आई गो देयर। हरियाली बहुत है यार, जो शहरों में मिसिंग है, दिल्ली जैसे शहरों में। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोग्रेस के नाम पे क्या प्रोग्रेस है, आई थिंक इंसान की अपनी इंटरनल प्रोग्रेस बहुत ज़रूरी है, और बाहर में मटीरियलिस्टिक प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा है। नेचर जरूरी है। नेचर बहुत ज़रूरी है। आई थिंक नेचर से प्यास, अगर आप नेचर के ही पार्ट है ना हम लोग। जी ये नहीं भूलना है कि हम पेड़ हमने नहीं लगाया है, नहीं, हम इसके हिस्से हैं यार। जिस दिन ये रियलाइज़ करें कि ये प्रकृति के हम हिस्सा हैं, जी तो आई थिंक हम लोग बहुत सुकून से जी सकेंगे। नेचर इज आई थिंक सुप्रीम यार। आई थिंक एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ नेचर, गेटिंग and we have to keep evolving, keep changing. We should not. That is where the process of life and death comes up. We are all human beings, of course, यस सर। but I think that is how it is. So I think we have had a good session then. थैंक यू सर। Nice. So it was so pleasure, of course, being with you, MK. थैंक यू बहुत सो अच्छा, मच, थैंक यू बहुत सो मच अच्छा। फॉर ज्वाइनिंग सर। So I know I was after a long time, मैं तो कहीं पे मैं आई थिंक इमोशनल हो गया हूँगा, कहीं बहक गया। बट वो कहते हैं ना कि कभी कभार वो मोमेंट्स आने चाहिए जिसमें आदमी अपनी ज़िंदगी में बहकना शुरू हो जाए। जी तो आई टेक इट दैट इट्स दे आर वेरी प्लेजेंट मोमेंट्स। नहीं तो हमारी रोज़ की वो एरिस्टोक्रेटिक ज़िंदगी में और भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम चले रहते हैं, जी ठीक है ना, टाइट होके चलना, अपना ये लगाया वो पहना है और वो कर रहे हैं। तो गांव में जाता हूँ तो मैं बिल्कुल आई लव टू बी देयर। मैं तो अपने नंगे पैर भी घूमता रहता हूँ। जी मेरे घर वाले पहनते हैं क्या पता नहीं, कहीं चप्पल किसी घर में छोड़ के आ जाता हूँ, बोलते हैं यार क्या हो गया, मैं नहीं नॉट दैट वे कि भुलक्कड़ ही नहीं हूँ, जी अच्छा लगता बात करते करते में चल पड़ते हैं यार। सो दैट्स हाउ इट इज MK. इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू एंड Thank you so much for शेयरिंग joining, आवर sir. व्यू विद ईच अदर। है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर। I'm इट so वाज grateful. इट वाज अ प्लेजर लाइक डिस्कसिंग विद यू। Yes, sir. काफ़ी अच्छा लगा, Yes. काफ़ी अच्छा सेशन रहा। Same is pleasure is mine. थैंक यू सर। Yeah.